वाटर है और वाटर का वेपर है, तो दो फेज हो गए, वाटर से ही वाटर वेपर बना है, दो फेज हो गए, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, सॉरी एक लिक्विड है और एक वेपर है, या सुपर हीटेड उसको हम गैस भी बोल देते हैं, तो एक लिक्विड है और एक गैस है। तो अगर जो देखेंगे अब दोनों, अगर आपके सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में या किसी भी गैस में सिलेंडर में कहीं भी किसी भी पॉट में अगर आप रखे हो, दोनों का मिक्सचर रखे हो, तो उसका कंपोजिशन सेम होगा या नहीं होगा, तो ये आपको देखना होगा। अगर दोनों का कंपोजिशन सेम है तो भले ही अगर जो दोनों का फेज क्या है डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो भी प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो डिफिनीशन है वो केमिकल कंपोजिशन का ही है, तो फेज से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो सिंगल फेज में हो या डिफरेंट डिफरेंट फेज में हो। अगर उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मास सेम है, देन इट विल ट्रीटेड एज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का जो डिफिनीशन है वो आप भूलेंगे नहीं। कभी कभी सिर्फ ऐसे डिफिनीशन ही पूछ लेता कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखेंगे अब, जैसे कि अब स्टार्ट करेंगे हम, आपको मैंने स्ट्रीम टेबल भेजा, तो आप देखेंगे वो काफी ज्यादा दिख रहा है आपको, 92 पेज के अराउंड शायद होगा, लेकिन आपको देखना नहीं है सारा, उसमें कुछ सी चीजें देखनी है, इसलिए हमको देखना कि स्ट्रीम टेबल, जैसे मैंने बोला ना, लेकिन स्टीम टेबल आपको वो बहुत सारे सब्सटेंस का प्रॉपर्टी उसमें दिया हुआ है, तो आपको उसमें केवल वाटर का देखना, वाटर मीन्स की वाटर से ही हम क्या करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, तो वही वाला देखना अभी आपको, उसमें बाकी चीज नहीं देखना। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले वही दिया होगा, स्टार्टिंग में सबसे पहले थोड़ा प्रॉपर्टीज दिया होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो टेबल में जो वैल्यूज दी हुई है, वो वैल्यूज आती कहाँ से, कैसे आती है, तो वो वैल्यूज जो सारी लिखी हुई है उस टेबल में, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है ना। और एक होता है, देखेंगे उसमें साथ मोलियर डायग्राम दिया कि नहीं दिया है, तो नहीं दिया होगा तो फिर मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। मोलियर डायग्राम होता है, चार्ट होता है, तो वो मोलियर डायग्राम और ये जो आपका स्टीम टेबल है, टेबल में क्या आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल जाती है, जो भी पॉइंट दिया होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे आपको वैल्यूज दी हुई होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, लाइक इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब वैल्यूज आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको दी हुई होगी। तो वो सारी वैल्यूज आप मोलियर चार्ट से भी देख सकते हैं, मोलियर चार्ट से भी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे दोनों का डिफरेंस कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे क्या करेंगे, तो वो सबसे पहले देखेंगे वो जो चार्ट है वो आया कैसे है, चार्ट बना कैसे है, तो उसको हम देखेंगे फ्रॉम द बिगनिंग। तो अगर हम लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आइस है, आइस है, उसका मास कुछ भी है mkg, और वो जो आइस है वो कहाँ है, एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में हम उसको रखे हैं, ये है सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट। इस पे प्रेशर क्या है, ये जो पिस्टन है इस पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, अभी हम कोई प्रेशर इस पे अप्लाई नहीं कर रहा, ये क्या है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है ना। प्रेशर जो इस पे लग रहा है पिस्टन पे वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसके अंदर क्या है, ये है आपका आइस। तो इनिशियली क्या लिया हम, इनिशियली हम लिए हैं आइस, आइस, अब आइस है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम ले लेते हैं कि जो टेम्परेचर है आइस का एट स्टेट 1, एट स्टेट 1 द टेम्परेचर ऑफ द आइस इक्वल टू -20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 से कम ही होगा, तभी वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वो सॉलिड फेज में एग्जिस्ट कर पाएगा। तो हम देखेंगे और भी चीजें देखेंगे कि प्रेशर को बढ़ाने से उसके सेचुरेशन टेम्परेचर, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर, इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं आइस की। आइस एट T1 यानी कि एट स्टेट 1 दैट इज दी -20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर जो हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, क्या ये जो आपका आइस है इसको हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं। देन व्हाट विल हैपन if we will supply the heat to the ice, then first its temperature will increase, है ना, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि -20, -90, -18, -10, -5, ये कहाँ तक जाएगा, बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स हमने उसको इतना हीट सप्लाई किया कि ये कहाँ पहुंच गया, एट स्टेट 2 दैट इज T2 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। हमने 0 ही क्यों लिया, अब आपको सबको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जो आइस होता है वो मेल्ट करता कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए इसके बीच में बहुत सारे टेम्परेचर होंगे, लेकिन हमने चूज किया
जीरो डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए चूज किया 0 डिग्री सेल्सियस क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको अभी तो क्या आपको दिख रहा था, अगर प्रेशर सेम है, उस कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट सप्लाई कर रहे हो, देन इसका क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, इसके साथ में इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट आएगा, 1 से 2 हम आए, यानी कि -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक हम आए, है ना। तो -20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आए तो इसका टेम्परेचर तो बढ़ा, हीट सप्लाई आपने किया तो टेम्परेचर तो बढ़ा, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके किसी और प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, लाइक इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें, है ना। तो इसके वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, देन व्हाट विल बी हैपन इन द वॉल्यूम। तो कोई बताएगा, अगर आप हीटिंग करते हो सॉलिड को तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर वॉल्यूम घटेगा। घटेगा। यस सर। अच्छा, और कोई। नो इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर कुछ भी सॉलिड पे। और कोई। अच्छा, आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं ना। उसमें आपने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन, पढ़ा आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा अभी, क्लास किए होगे ना। थर्मल एक्सपेंशन शायद आप लोगों का हो चुका है। थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस, ये सब पढ़े हो। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े होगे ना, तो उसमें एक तो होगा आपका फोर्स के थ्रू, एक होगा कि हीटिंग के थ्रू। थर्मल वाला पढ़े होगे कि अगर जो हीट इंक्रीज करती है, जैसे आपका एक सॉलिड रॉड है, अब रॉड का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है रॉड का, अगर रॉड अगर जो है फ्री है, मीन्स की ऐसे रखा हुआ, फ्रीली रखा हुआ किसी सरफेस पे, उसकी हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा उसका। सॉलिड है ना, उसका देखोगे कि उसका थर्मल एक्सपेंशन जो कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा होती है, वो आप देखोगे कुछ न कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको एक्सपेंशन मिलेगा उसमें। सॉलिड क्या होता है, एक्सपेंड करता है, कोई भी सॉलिड होगा। लेकिन हम जब स्टार्टिंग पढ़े थे कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल, हमने एज्यूम किया था कि वो क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्योंकि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसके वॉल्यूम में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, वो बहुत कम होता है, बहुत निग्लिजिबल होता है, या जो एक्सपेंशन ही होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है कंपेरेटिवली उसके वॉल्यूम के। उसका वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, अगर आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो 1 मीटर क्यूब से बढ़ करके 1.001 हो जाएगा, यानी कि 0.001 मीटर क्यूब बढ़ेगा। तो वो क्या है, 1 मीटर क्यूब के रिस्पेक्ट में वो निग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट रियलिटी में देखेंगे थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज होता है। तो वैसे ही आइस का क्या है, आइस अभी सॉलिड फेज में है, तो सॉलिड में है तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो हीटिंग के थ्रू क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। कहाँ से, -0 से 20 तक जाएंगे तो। अब 0 पर क्या होगा, अब 0 पे गया तो ये क्या हो गया, अभी भी आइस ही है, इसका टेम्परेचर तो कम हो गया, 0 तक आ गया, लेकिन अभी हमने उसको इतना ही हीट सप्लाई किया कि वो 0 तक पहुंच जाए। अब थोड़ा सा और हीट सप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, अब ये हीट तो एब्जॉर्ब करेगा, बट वो हीट कहाँ जाएगा, वो हीट लेकर के अब ये अपना फेज चेंज कर लेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 से ऊपर जाएगा जब तो इसको क्या बनना है, इसको अब लिक्विड में बनना है, लिक्विड में कन्वर्ट होना है। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए इट विल एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट ऑफ द, जो इसका मेल्टिंग के लिए जो हीट चाहिए, लेटेंट हीट, वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो अपने आप को चेंज कर पाएगा, अपने फेज को चेंज कर पाएगा। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, अब अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसका फेज चेंज हो रहा है, यानी कि कहाँ जा रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। अब अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उस फेज में, उस पीरियड में अगर हम देखते हैं कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, जब उसका फेज चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। बताइए।
अगर आप आइस को मेल्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? सर बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा। और कोई? देखिए वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। वॉल्यूम क्यों घटेगा? क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर आइस है, आइस क्यूब है, उसको आप वाटर में इंसर्ट करते हो तो वो आइस क्यूब क्या करता है? फ्लोट करता है। उस वाटर के सरफेस पे क्या करेगा? फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं उसके अंदर। मींस अगर जो वो उसके इक्वल होता है और फ्लोट करता है तो उसका कुछ पार्ट उसके वाटर के सरफेस से ऊपर ही होता है, यानी कि वो पूरा डूबता भी नहीं है। यानी कि क्या है? वो वाटर से हल्का है। वाटर से क्या है? हल्का है। अगर जो भारी होता है तो वो डूब जाता है। यानी कि वाटर में और आइस में देखोगे तो कौन भारी हुआ, कौन डेंसर हुआ? आपका वाटर डेंसर हुआ, वाटर भारी हुआ। तो डेंसर मीन्स की उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी? कम होगी। अब सेम मास जो आप लिए थे 1 kg, अब 1 kg को आप क्या किए? हीट सप्लाई किए, मीन्स की उसको आइस से लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम घटेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ना? तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब सॉलिड था और सॉलिड का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे तो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, उसकी वॉल्यूम बढ़ रही थी। बट 0 डिग्री सेल्सियस जब फेज चेंज हो रहा है तो ड्यूरिंग द फेज चेंज अब वो क्यों घटता है? उसके बॉन्ड जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूटता है। उसके अब केमिकल चीजें हैं, केमिकल कंपोजिशन वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। बस इतना हमको देखना कि वहां पे क्या होता है? आपका वॉल्यूम घटता है। फिर अगेन देखेंगे कि वो 0 से 4 तक क्या होता है? वॉल्यूम आपका घटता है, यानी कि डेंसिटी जाकर के 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। उसके बाद और हीटिंग करते हैं तो क्या होता है? तब जाकर के उसका जो लिक्विड हो गया ना, अब लिक्विड अब उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ेगा। उसके बाद उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन 0 से 4 तक क्या होता है? घटता है इसका वॉल्यूम। तो 4 से क्या होगा? इसका वॉल्यूम फिर से घटेगा। सॉरी, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, इसका लिक्विड का, यानी कि उसका भी एक्सपेंशन होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे सॉलिड का हो रहा था वैसे ही लिक्विड का भी होगा। लिक्विड को अगर हीट सप्लाई करते हो तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन ये वाटर केस में इसकी डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए बोलते हैं 4 डिग्री सेल्सियस इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो 4 के बाद फिर से इसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इसका हम अब अब 4 हो गया। फिर 4 के बाद अभी अब क्या है? लिक्विड फेज में। लिक्विड फेज में है, अब उसको और आप हीटिंग दे रहे हो, हीटिंग दे रहे हो, हीटिंग दे रहे हो, और वो जाएगा कहाँ तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक इट विल बी इन दी लिक्विड फेज। तो लिक्विड फेज हो गया। अब 100 के बाद अगर आप और हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? देन इट विल चेंज इट्स फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो अब वेपर में और लिक्विड में वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? उसका वॉल्यूम अगर जो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज। बताइए, जब आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? इतना क्या सोच रहे हो? दो ही ऑप्शन है। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करोगे तो वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा? वॉल्यूम ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, more than 1600 times. Means if you are converting 1 meter cube of the water, then it will be equal to the more than 1600 meter cube of the vapor. देखो, अब आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखते होगे कि आप अगर जो किसी पैन में क्या करते हो? वाटर को बॉयल करते हो। वाटर को बॉयल करते हो मींस वाटर क्या करता है? वो इवापोरेट होना स्टार्ट करता है आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस। जब बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद क्या होगा? वो अपना फेज चेंज करता है। फेज चेंज करता है, नहीं वेपर बनता है। तो वेपर देखते हो कितना निकलता है? वो वेपर कहाँ आता है? आपके रूम में जाता है,
तो आपको दिखता नहीं है वो, क्योंकि बाद में जाकर के एयर में मिक्स हो जाता है, इसलिए आपको वेपर दिखता नहीं है। बट वो देखो कि उसका वॉल्यूम ग्रेजुअली निकलता जा रहा है, वो वेपर उसमें से निकलता जा रहा है। आपका पेन का साइज कितना है, यही पेन है आपका, इसी में वाटर है, बट इसमें से कॉन्टिन्यूसली वेपर निकलता जा रहा है, और उसका वॉल्यूम वाटर कितना है, इतना ही वॉल्यूम है। बट देखो कि कॉन्टिन्यूसली जितना हीटिंग करोगे वाटर निकलता जाएगा। तो ये अब आपको वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, आपको सबसे पहले डेंसिटी से भी आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मास क्या होगा, देखो मास इक्वल टू क्या होता है, मास m इक्वल टू रो इंटू वी, है ना। तो जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अब आप देखोगे लिक्विड से कहाँ जा रहा है, लिक्विड से जा रहा है वेपर में, तो लिक्विड से जा रहा है वेपर में, यानी कि इसकी डेंसिटी देखोगे रो एल होगी और इसकी डेंसिटी होगी रो वी, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ये तो आपको अगर वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा इसका आपको आइडिया नहीं है, देन यू हैव टू चेक द डेंसिटी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपको डेंसिटी सीधे दिख जाएगा कि ये वेपर की डेंसिटी है और ये लिक्विड की डेंसिटी है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, बताइए किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लिक्विड की या वेपर की। सर लिक्विड की। हाँ, इसमें और बहुत ज्यादा होगी, वो भी कम ज्यादा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों की डेंसिटी में, वेपर की डेंसिटी में और लिक्विड की डेंसिटी में। तो अगर जो इसकी लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो अगर डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वेपर की डेंसिटी क्या कम है, तो वेपर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी जब घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी, यानी कि जब आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करोगे वाटर को, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो इन चीजों को, कुछ चीजें होती हैं जैसे कि आपको पता होता है, और उन्हीं जो आपको पता होता है, जो चीजें आप रियलाइज करते हो, जो विजुअलाइज करते हो, उन्हीं चीजों से आपको रिलेट करोगे जब, तो आपको कभी ये भूलेगा ही नहीं, है ना। तो अब आपका वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है, आपको ये रटना नहीं है, इसको आपको क्या करना, डेंसिटी से आपको रिलेट कर देना कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है। जैसे मैंने बोला कि सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा था, आइस था, जब आइस कन्वर्ट हुआ आपके वाटर में, अब आपको सबको पता है कि आइस की डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। तो जब वाटर से कम होती है डेंसिटी, और जब वाटर में कन्वर्ट होगा बाद में फिर, यानी कि उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वेपर की डेंसिटी लिक्विड से कम है, यानी कि डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमेशा वॉल्यूम का रिलेशन डेंसिटी से ही होता है आपको। तो कभी भी आपको वॉल्यूम का अगर देखना है कि वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन यू कैन सर्च फॉर द डेंसिटी। तो डेंसिटी को देखो और ढूंढो कि उसका क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, डेंसिटी के साथ घट रहा है डेंसिटी या बढ़ रहा है। चलिए अब देखेंगे, ये आप 3 पॉइंट ले लीजिए। तो 2T3 इक्वल टू ले लिया हमने 100 डिग्री सेल्सियस, T4 अच्छा, इसका एक रेंज होगा, चलिए इसको, क्योंकि अब इसको हम ड्रॉ करेंगे पीवी डायग्राम पे। जो भी हम ये प्रोसेस देख रहे हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर, जो हमारा आइस है जिसको हीट कर रहे हैं, उसके साथ में क्या हो रहा है उसको हम प्लॉट करेंगे ऑन पीवी डायग्राम। तो हमारा प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। पीवी, तो प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट है, हम प्रेशर को नहीं छेड़ रहे, प्रेशर विल बी दी 1 एटमॉस्फेयर ओनली। तो लेंगे प्रोसेस 1 to 2, तो 1 से 2 में क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर था T1 कितना था, T1 है -20 डिग्री सेल्सियस, और T2 मान लेते हैं, T2 इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो T1 to T2 यानी कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। 1 से 2 में क्या आ रहा है, -20 से 0 तक आ रहा है। तो -20 से 0 में क्या होगा, देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि उसका क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब देखेंगे 2 to 3 मीन्स 2 to 3 क्या है, मेल्टिंग। 2 to 3 क्या होगा, मेल्टिंग। मेल्टिंग कहाँ पे होगा, एट 0 डिग्री सेल्सियस।
एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्ट करेगा आइस आपका। तो ड्यूरिंग दी मेल्टिंग क्या होगा, अब वो क्या हो रहा है, सॉलिड था, अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज। देन देखेंगे प्रोसेस 3 to 4, यानी कि 3 to 4 क्या कि 0 से अब हमने हीटिंग करना स्टार्ट किया और 0 से कहाँ गए, फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, अब किसकी हीटिंग कर रहे हैं, लिक्विड की। लिक्विड की हीटिंग कर रहे हैं, लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन होगा, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। देन 4 to 5 में क्या होगा देखेंगे, अब आपका लिक्विड जो है वो है पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, अब उसको और हीटिंग करोगे, देन व्हाट विल बी हैपन, नाउ इट विल चेंज इट्स फेज। अब ये सेचुरेट हो चुका है। तो सेचुरेशन क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा, सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, सेचुरेशन प्रेशर क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अभी आप बस इतना देखिए कि किस पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे कि वो क्या उसका ये है, 100 डिग्री सेल्सियस का फेज चेंज होगा। फेज चेंज कहाँ से होगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो फ्रॉम 100 एट होगा ना, एट, ये होगा एट, मीन्स के अभी 100 पे ही देखेंगे। यहाँ पे आप हीट सप्लाई करोगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं इसका। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक, जब तक कि वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड क्या होगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड liquid will convert into the vapor, and we know the density of vapor is lesser than the density of the liquid, then its volume will increase. And अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड से सेचुरेटेड वेपर में कन्वर्जन हो गया। अब इसको क्या करोगे, 5 to 6, अब इसको और हीटिंग करो, 100 से और ज्यादा हीटिंग, उस वेपर को हीटिंग कर रहे हो, फ्रॉम 100 टू मान लो 250 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये क्या हो गया, वेपर हो गया, है ना। तो वेपर हो गया, वेपर का वो सिंगल फेज में रहेगा, अब उसका फेज तो चेंज होगा नहीं। वेपर को हीटिंग करोगे उसका फेज चेंज तो होगा नहीं, तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा, किसका, वेपर का। तो जब थर्मल एक्सपेंशन एक्सपेंड कर रहा है यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखेंगे डेंसिटी, वॉल्यूम कब घट रहा है, वॉल्यूम एक ही बार घट रहा है तब जब उसका डेंसिटी बढ़ रहा था। और वो कब बढ़ रहा है डेंसिटी, जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, तभी हो रहा था ये। तो ये केवल ऐसा ना, ये वाटर के लिए ही आता है। बाकी आप कोई सब्सटेंस देखोगे तो उसमें क्या होता है कि हीटिंग करोगे आप तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बट वाटर केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम घटता है जब ये मेल्ट होता है। तो बाकी अगर आयरन को आप मेल्ट करोगे तो ऐसा नहीं कि आयरन का भी वॉल्यूम घटेगा, मेल्ट करोगे सॉलिड से लिक्विड में, तो वहां भी बढ़ता है। बट ये वाटर केस में होता है केवल। इसीलिए कभी भी जब हम बनाते हैं पीवीटीएस डायग्राम या स्टीम टेबल जो बनाते हैं तो देखेंगे कि स्टीम के लिए अलग होता है वाटर, क्योंकि स्टीम किससे होता है, वाटर के लिए। तो वाटर केस के लिए इसका प्लॉट अलग होता है, बाकी सबके लिए सेम होगा, बाकी सारे सब्सटेंस के लिए सेम होगा, केवल एक्सेप्ट द वाटर। तो अब इसका पीवी डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे 1 to 2 क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या कांस्टेंट है हमारा, तो प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। तो लाइन कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, क्योंकि प्रेशर क्या कांस्टेंट है। अब हॉरिजॉन्टल होगी तो हॉरिजॉन्टली हम टूवर्ड्स लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी जा सकते हैं। तो किधर जाएंगे, लेफ्ट या राइट। ये पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 से अगर हमको पॉइंट नंबर 2 पे जाना है तो वो पॉइंट नंबर 2 किधर एग्जिस्ट करेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट। हम्म
1 से 2 जा रहा है, तो मान लीजिए आपका V1 हो गया, ये क्या हो गया V1 हो गया, तो V2 किधर होगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, V1 के लेफ्ट होगा या राइट होगा V2, राइट। राइट। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बोलने में, क्योंकि वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा किधर, जब आप राइट साइड में जाओगे, तो V2 कहाँ हो गया आपका, V2 हो गया यहाँ कहीं। आ गया आपके यहाँ पे 1 से 2 पे आ गया, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट मींस की स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया। अब 2 पे क्या होगा, 2 से 3 देखो, अब 2 से 3 पे क्या हो रहा है, 2 से 3 पे आपका मेल्टिंग हो रहा है, किसका, आइस का, तो मेल्टिंग हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, तो वॉल्यूम घट करके कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए आ गया, ये पॉइंट थोड़ा सा और हम इधर बनाते हैं, ये पॉइंट आपका हो गया 1 से 2। अब 2 से 3 में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, वो मान लीजिए आ गया आपका यहाँ पे, आ गया 3, ये 3 हो गया 2 से 3। अब सोचेंगे कि 3 इससे पहले कैसे आ गया, क्योंकि वॉल्यूम इसका घटा है, तो यहाँ घटता ज्यादा है, बढ़ता थोड़ा सा, ये थर्मल एक्सपेंशन इससे बहुत कम होता है। जैसे हमने बोला था कि क्या होता है कि एक बहुत, ये एक तरह से इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है, तो वॉल्यूम उससे वैसे ही बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो घटता है वो बहुत ज्यादा घटता है उससे कंपेरेटिवली, तो ये यहाँ इसलिए 1 से पहले आ गया, 3 पे आ गया यहाँ, है ना, तो ये 3 इससे भी और पहले आ गया, तो वॉल्यूम और ज्यादा घटा, 3 पे आ गया। अब 3 पे क्या हो रहा है देखेंगे, 3 पे यानी कि लिक्विड हो गया, अब लिक्विड को हीटिंग कर रहे हैं, यानी लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो लिक्विड का थर्मल एक्सपेंशन थोड़ा सा होगा, तो लिक्विड भी एक तरह देखोगे तो वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तो क्या होगा, एक सेकंड रुकना, मुझे वाईफाई कनेक्ट करना होगा। तो अब 3 से 4 में क्या होगा, इसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, लिखा हमने बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी कि जाएंगे टुवर्ड्स राइट, तो 4 पॉइंट किधर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 4। अब 4 से 5 में क्या हो रहा है, देखेंगे कि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फिर से फेज चेंज हो रहा है, मीन्स जो आपका लिक्विड था वो अब वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे इसके वॉल्यूम में ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है, मैंने कितना बोला था, मोर देन 1600 टाइम्स। 1 किलो, एक 1 मीटर क्यूब ऑफ द वाटर को, या 1 लीटर ले लो आप, 1 लीटर वाटर को अगर आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो वेपर में, तो वो उस वेपर का वॉल्यूम कितना होगा, उस प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे आप उसको मेल्ट वेपराइजेशन कर रहे हो उसका, उस प्रेशर पे उसका वॉल्यूम होगा मोर देन 1600 लीटर, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, किसका, आपके वॉल्यूम का, तो ये अब हम बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत दूर बनेगा, 2 से वो बहुत ज्यादा होगा 5, इसीलिए हमने बीच में ब्रेक लगा दिया कि इसके बीच में बहुत, ये लेंथ जो है बहुत लंबी है, इसीलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 5 लिया, कहीं यहाँ पे आकर स्केलिंग किया, बस स्केलिंग है, क्योंकि अब स्केलिंग अगर आप देखो कितना, अब 5 ही बना देंगे तो आपको लगेगा कि जितना यहाँ पे घटा था उतना यहाँ बढ़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा यहाँ पे 5, 2 से 5 जो है बहुत ज्यादा, कहीं अगर आप इस बोर्ड पे बनाओगे तो बोर्ड से अबाउट कई मीटर दूर जाएगा, है ना, इस स्केल के अकॉर्डिंग, इसीलिए इसमें ब्रेक लगा दिया यहाँ पे। तो ये हो गया 5, और 5 के बाद क्या आ गया, 5 से 6, 5 to 6, तो 5 to 6 क्या हो जाएगा, 5 to 6, ये आप ड्राइंग में पढ़ते होगे ये सब चीजें, तो 5 to 6 क्या होगा, 5 to 6 है आपका वेपर, तो वेपर को अगर आप और हीटिंग करोगे तो हो गया, उसकी होगी सुपर हीटिंग, अब वो सुपर हीटेड होगा, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा, और वो हो जाएगा यहाँ पे 6। तो ये हम बात किए हैं अभी, ये जो प्रेशर था इसका कितना था, ये प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं,
अगर प्रेशर चेंज करेंगे यानी अगर प्रेशर घटाते हैं तो वो लाइन कहाँ एग्जिस्ट करेगी, इसके नीचे आएगी, यहाँ पे ऐसे। अगर जो प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो कहाँ जाएगी, इसके ऊपर कहीं जाएगी। तो ये मान लीजिए कि 0.5 एटमॉस्फेयर है और ये कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है ना। तो उस प्रेशर पे भी देखेंगे, अगर प्रेशर अगर कांस्टेंट रखते हैं, अगर 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वैसे ही होगा 2 एटमॉस्फेयर पे। अब लेकिन जो पॉइंट थे, जो सैचुरेटेड पॉइंट थे हमारे, जो मेल्टिंग पॉइंट थे, जो वेपराइजेशन पॉइंट थे, वो क्या हो जाएंगे, चेंज जाएंगे। अगर प्रेशर को बढ़ा दोगे तो जो आइस हमारा 0 पे मेल्ट कर रहा था, अब वो 0 पे ना करके अब हो सकता है कि 0 से पहले ही मेल्ट कर जाए, क्योंकि हमने इंक्रीज कर दिया प्रेशर को। और जो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, तो हो सकता है कि वो प्रेशर उसको वो पॉइंट जो था वेपोराइजेशन पॉइंट, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो 100 था वो 100 से चेंज होकर कुछ और हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो बढ़ भी जाए या घट जाए, तो मोस्टली वो बढ़ता है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सेचुरेशन पॉइंट बढ़ता है। प्रेशर के साथ में जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो सेचुरेशन टेम्परेचर यानी कि जो आपका वेपर में कन्वर्जन का जो टेम्परेचर था, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस था 1 एटमॉस्फेयर पे, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने बढ़ा दिया प्रेशर, तो वो हो जाता है अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना। तो लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम तो ऐसे ही बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऐसे ही बढ़ेगा, लेकिन जो वो पॉइंट्स थे, पॉइंट 1 2 3 थे, वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। तो अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, अगर किसी कोई डाउट आता है अगर, तो पूछ लो बीच में ही, ऐसा नहीं बस सुनते जा रहा हो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। अगर कोई भी हो जिसको कुछ डाउट आता है या उनको लगता है कि ऐसे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो पूछ सकता है तुरंत। तो इस प्रेशर पे मान लो पॉइंट नंबर क्या है, 1 यहाँ है, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 4 1 2 5 6। अब इसमें देखेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है वो क्या है, अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि देखेंगे पॉइंट 1 पे क्या था, सॉलिड था, ये सॉलिड है। 2 पे क्या हो रहा है, ये सेचुरेटेड पॉइंट है। सेचुरेटेड कौन सा है, यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या हो रहा है, ये एक सेचुरेशन पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उसका फेज चेंज हो रहा है। 2 पे क्या हो रहा है, फेज चेंज। सारे वाले जो 2 है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, वो उसका फेज चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। एट पॉइंट 2 द सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। और ये जो आपका था पॉइंट नंबर 5, तो 5 पे क्या होगा, 5 पर देखेंगे यहाँ पे 4 to 5 यानी कि हीटिंग देखें, 4 to 5 में क्या हो रहा है आपका, 4 से 5 में आपका फेज चेंज हो रहा है। यानी कि ये आपका है वेपोराइजेशन पॉइंट, जहाँ पे क्या हो रहा है आपका फेज चेंज, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 5 नंबर जो आपका 4 से 5 जो टेम्परेचर होगा वो सेम ही होगा, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर देखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मैच करेंगे। तो जो देखेंगे पीवी और टीवी डायग्राम आता है आपका, जो मोलियर चार्ट पे जहाँ भी देखते हैं पीवी का टीएस वो कैसे बनता है, तो उसको देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर वाले पॉइंट को मिला देंगे। अभी देख रहे हैं कि हमारा जो 2 नंबर पॉइंट है वो स्टेट में दिख रहा है, बट ऐसे स्टेट में नहीं होगा। सबका 2 नंबर पॉइंट पे क्या है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो सारे का वॉल्यूम सेम नहीं होगा, है ना। सारे का वॉल्यूम सेम नहीं होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका वॉल्यूम कम होगा, यानी जो 2 नंबर पॉइंट है वो शिफ्ट कर सकता है इधर उधर, कुछ हो सकता है, बढ़ जाएगा घट जाएगा, कुछ कुछ चेंज होगा। तो ये कुछ अभी तो हमने ऐसा कुछ स्केलिंग नहीं किया कि 2 नंबर पॉइंट अलग अलग प्रेशर के लिए किधर होगा। तो पहले हम समझेंगे कि वो टेम्परेचर होता क्या है। वो टेम्परेचर जिसमें फेज चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लेना, इसके बाद लिखेंगे सेचुरेशन स्टेट। तो सेचुरेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पूरे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में और जब पढ़ोगे एटीडी अगले सेमेस्टर में या एचएमटी, तो सेचुरेशन जो ये वर्ड है ना, ये आपके सब्जेक्ट में हमेशा आता रहेगा, फ्रिक्वेंटली आएगा। लेकिन आपको उस सेचुरेशन का मतलब समझना होगा। अगर आप सेचुरेशन का मतलब समझते हो
तो आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो सैचुरेशन का मतलब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सैचुरेशन होता क्या है। तो ये हम देखेंगे सैचुरेशन स्टेट। ये बहुत से लोग बस ऐसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट उनको उसका मीनिंग नहीं पता होता कि होता क्या है। सैचुरेशन स्टेट। तो सैचुरेशन स्टेट इज स्टेट फ्रॉम विच चेंज ऑफ एनी फेज अकर। चेंज ऑफ एनी फेज मीन्स कि किसी भी फेज में चेंज होता है। जैसे मान लिया सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में हो गया, या लिक्विड में है तो लिक्विड से वेपर में हो गया, या वेपर में है तो वेपर से अब तो ऊपर तो आगे कोई फेज है नहीं, तो पहले उसमें क्या है लिक्विड है तो वेपर से लिक्विड में हो गया, या लिक्विड से वेपर में हो गया। तो अगर फेज का चेंज हो रहा है जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। अब उस पॉइंट पे, उस सैचुरेशन पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन प्रेशर। तो मान लीजिए कि जैसे हमने बोला पॉइंट नंबर 2, अब पॉइंट नंबर 2, अब ये किसी एक प्रेशर पे पॉइंट नंबर 2 देख रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 अब देखिए 0.5 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 2 एटमॉस्फेयर, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे देखना है। अब उस डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो होगा वो अलग अलग होगा। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मींस की आइस इज मेल्टिंग फ्रॉम आइस टू लिक्विड, यानी कि फेज चेंज हो रहा है। और जब फेज चेंज हुआ कहां हुआ? वो हुआ उस 1 एटमॉस्फेयर पे जो फेज चेंज हो रहा है, यानी कि आइस से लिक्विड में जो चेंजेस हो रहा है वो कहां हो रहा है? पॉइंट नंबर 2 हो रहा है। अब वही पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे फेज चेंज हुआ। अब इसी पॉइंट को बोल देंगे सैचुरेशन पॉइंट। क्यों बोला सैचुरेशन? क्योंकि उस पॉइंट पे क्या हो रहा है? आपका फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज जहां हुआ उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट। अब उसको सैचुरेशन बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 पे आपने हीटिंग करना स्टार्ट कहां से किया था? 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक आप हीटिंग करते गए तो उसका क्या हुआ? टेम्परेचर चेंज हुआ। सॉलिड का टेम्परेचर चेंज हुआ कहां से? -20 से 0 डिग्री सेल्सियस। बट जैसे ही वो 0 पहुंच गया, वो हीट को अपने अंदर लेता गया, लेकिन अब वो 0 पे जब पहुंच गया तो बोला अब मैं और हीट नहीं ले सकता। देन उस कंडीशन बोलते हैं अब वो मैक्सिमम हीट ले चुका जितना लेना था उस स्टेट में। उस स्टेट में जितना हीट लेना था वो ले चुका था। अब और हीट सप्लाई करोगे तो वो अपना फेज चेंज करे। उस फेज में उसका वो मैक्सिमम पॉइंट था टेम्परेचर का, वहां तक वो हीट को ऑब्जर्व कर सकता था। उसके बाद अगर और हीट सप्लाई किए तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा, यानी कि वो सॉलिड था तो वो अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही जब लिक्विड होता है, जैसे वाटर होता है, तो वाटर को क्या करते हैं? हीट करते होते, हीट करते गए कहाँ तक गए? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 तक तो क्या हुआ? वो लिक्विड में ही रहा। लेकिन 100 के बाद अगर आपने और थोड़ा-सा भी हीट दिया, तो क्या किया वो? अब वो हीट वो चे यूटिलाइज़ कर लिया फेज चेंज करने में। वो फेज चेंज कर लेगा अपना। अब उससे ज़्यादा वो टेम्परेचर और अपना बढ़ा नहीं सकता है। यानी कि अब वो सैचुरेट हो चुका है, वो लिक्विड क्या हो चुका है? अब वो सैचुरेट हो चुका है। अब उसके बाद और थोड़ा-सा भी हीट दोगे तो वो क्या हो जाएगा? फेज चेंज कर लेगा अपना। इसीलिए उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। मीन्स कि वो अब सैचुरेशन कंडीशन में आ गया है। सैचुरेट हो चुका है पूरा वो, है ना? तो इसीलिए उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस स्टेट को बोलेंगे जहां पर फेज चेंज होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। तो वो स्टेट आपके लिक्विड के भी हो सकते हैं और आपके सॉलिड के भी हो सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, तो इनको हम बोल सकते हैं सैचुरेशन स्टेट। तो सैचुरेशन स्टेट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो अब देखेंगे कि हर एक डिफरेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। अब इस प्रेशर जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट नंबर 2 के लिए देखेंगे प्रेशर कुछ आपने लिया था पहले ही। अब उस प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग पॉइंट नंबर 2 पर जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे सैचुरेशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन टेम्परेचर। अब सैचुरेशन टेम्परेचर पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। और देखेंगे कि इस पॉइंट नंबर 4 पर भी क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको भी बोलेंगे सैचुरेशन स्टेट। तो 2 भी सैचुरेशन स्टेट हो गया, 4 भी सैचुरेशन स्टेट हो गया, क्योंकि दोनों का फेज चेंज हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोलता है सैचुरेशन स्टेट, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 2 वाला है या 4 वाला है। तो इसलिए फिर से क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि आपको ये डिफरेंस मालूम चल सके कि वो सैचुरेशन स्टेट कौन सा है, 2 वाला है या 4 वाला है। तो अब उसको, अब ऐसा कोई नया नाम ढूंढ के नहीं लाया, बस उसी में से निकाल लिया। कहां से? जैसे कि देखिए पॉइंट नंबर 2 पे क्या हो रहा था? आपका सॉलिड था और सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, तो उसको हम बोल देंगे सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट।
इसको बोल देंगे सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट, मीन्स की पॉइंट नंबर 2 पे सॉलिड क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है पहले, फिर वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसीलिए इसको बोल दिया सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट, सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। 2 क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉलिड स्टेट। अब 2 से कहां गए हम, 3 तक गए। तो 2 से 3 में क्या हुआ है, वो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो उस अगर 3 पे बात करोगे तो 3 पे क्या होगा, लिक्विड होगा, तो लिक्विड होगा यहाँ पे, लेकिन अभी वो जस्ट कन्वर्ट हुआ, कहां से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, जस्ट अभी कन्वर्ट हुआ है ये, अभी उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, वो जस्ट भी कन्वर्ट हुआ है, यानी कि अभी वो भी क्या है, सैचुरेशन में है। अगर जो थोड़ा सा भी हीट उसके अंदर से निकाल दोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा, यानी कि वो आइस बन जाएगा। यानी कि सैचुरेशन कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हीट सप्लाई कर दिए या थोड़ा सा भी हीट रिजेक्ट कर दिए तो वो उसका फेज चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब 2 से 3 में क्या होगा, 3 पे इसको बोल देंगे, 3 को सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। अब 3 से 4 तक गए, 3 से 4 तक जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका हीटिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, 100 तक पहुंच गया, यानी कि 100 तक ये जाकर के सैचुरेट हो गया। अब 100 से ज्यादा नहीं जा सकता है, यानी कि पॉइंट नंबर 4 पे फिर से सैचुरेट हो गया। 4 पे क्या था, अभी लिक्विड ही है ये, तो 4 पे भी लिक्विड ही है लेकिन वो सैचुरेट हो चुका है, तो वहां पे भी बोलेंगे इसको 4 को भी, यानी 3 और 4 को दोनों को बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। थ्री और 4 को बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। ठीक है। अब 4 to 5 में क्या देख रहे हैं, 4 to 5 यानी कि जब सैचुरेटेड वो लिक्विड पूरा सैचुरेट हो चुका था, अब यानी कि उसको थोड़ा सा भी और हीट देते तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता। तो जब वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा तो वो स्टेट क्या हो गया, 5 हो गया। अब जब वेपर में भी जस्ट वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड से, जस्ट अभी क्या कन्वर्ट ही हुआ है, यानी कि थोड़ा सा हीट दिया आपने उस लिक्विड को तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और थोड़ा सा ही उस वेपर से अगर हीट निकाल दोगे, रिजेक्ट करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो लिक्विड में आ जाएगा। तो उस वेपर को क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड वेपर बोल सकते हैं, जो अभी जस्ट क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हुआ है। तो ये कोई पॉइंट है, जैसे क्या है, ये कोई पॉइंट है, देखो ना, ये कोई एक पॉइंट है, या एक मान लो कोई लाइन है, इस लाइन के, अभी लाइन का देखोगे थिकनेस क्या है, निग्लिजिबल है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत पतला सा है। अब इसी के जस्ट इधर गए तो लिक्विड में हो गए, और जस्ट इधर में गए तो वेपर में हो गए, और यही पॉइंट क्या है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस है। यही सैचुरेशन पॉइंट है। इस सैचुरेशन पॉइंट के थोड़ा सा पहले कब जाओगे, जब हीट, अब इधर कब जाओगे, जब हीट को रिजेक्ट करोगे, थोड़ा सा ही हीट को निकाल दिए तो लिक्विड में चले गए, थोड़ा सा इस लिक्विड को थोड़ा सा हीट दे दिए तो वेपर में चले गए। तो यही है 3 to 4 जो एक आप प्रोसेस देख लिए, तो वो 3 to 4 में क्या हो रहा है, प्रोसेस में आपका टेम्परेचर चेंज हुआ। अब 4 to 5 में क्या हो रहा है, आपका फेज चेंज हो रहा है, 4 to 5 में फेज चेंज, यानी कि 4 से 5, यानी 4 में क्या था, सैचुरेटेड लिक्विड था, और 5 में सैचुरेटेड वेपर हो गया। तो 5 को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर स्टेट। तो ये कुछ पॉइंट है, आपको ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि इसको रटना है, बस समझ जाना आपको कि हाँ वो पॉइंट क्या है, वहां पर क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अब आपको पॉइंट नंबर 2 ऐसा हमेशा पॉइंट नंबर 2 ही नहीं होगा, वो कुछ भी पॉइंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, बस आपको उस पॉइंट पे देखना है कि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे मेल्टिंग हो रहा है या वेपराइजेशन हो रहा है। और मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, सॉलिड होगा उसके पहले, अगर जो वेपराइजेशन होगा तो उससे पहले क्या होगा, लिक्विड रहा होगा, तो लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बस। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन किसको बोलते हैं कि वो उसका मैक्सिमम कंडीशन है, वो उस स्टेट में, उस फेज में,
उस फेज में उसका मैक्सिमम कंडीशन है वो, उसके बाद और थोड़ा सा भी अगर आप हीट का एक्सचेंज करते हो, हीट एक्सचेंज करते हो, तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा। तो अगर हीट को रिजेक्ट करने से या हीट को सप्लाई करने से उसका फेज चेंज होता है, तो उसको बोल देंगे सैचुरेशन स्टेट। तो इसमें अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, 1 मिनट में नोट कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। 1 मिनट में नोट करो, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए अब बनाते हैं पीवी डायग्राम। अब वो डायग्राम जो था, जो मैंने बोला था कहाँ से आता है बन करके, वो यहीं से आता है। जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे देख रहे हो, जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? ये पॉइंट नंबर 2 आपका सेचुरेशन पॉइंट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट जो होता है वो घटता है, वो पॉइंट घटता है। अगर प्रेशर इसका बढ़ा दोगे, सॉलिड का प्रेशर बढ़ा दिए, तो वो 0 पे जो मेल्ट हो रहा था, वो हो सकता है कि -5 पे, -2 पे, ऐसे ही किसी मीन्स की लेस देन 0 पे ही क्या हो जाएगा? वो मेल्ट कर जाएगा, अगर उसका प्रेशर बढ़ा दोगे तो मेल्टिंग करने के लिए आप उसको हीट भी कर सकते हो, उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। उसका प्रेशर बढ़ा दो या उसको हीट सप्लाई कर दो, तो भी वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि अब आप इसको मेल्ट करना है तो हीट सप्लाई कर दोगे तो भी मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिए तो भी हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा कंप्रेशन करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सॉलिड है ना, तो सॉलिड को कंप्रेस करना थोड़ा सा काफ़ी कॉस्ट जो होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो इतना ईजिली आप उसके प्रेशर को उतना पहुँचा नहीं सकते हो। तो ये देखेंगे जो प्रेशर जो अब देखो पॉइंट नंबर 2, तो जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना, ये पॉइंट नंबर 2 घटता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि ये पॉइंट नंबर 2 जो अभी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन दिखा दिया, वो क्या रहेगा? वो कहीं ऐसे आएगा। इसे आपका ये पीवी डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये है आपका प्रेशर और ये है आपका वॉल्यूम, पीवी डायग्राम। तो देखेंगे कि मान लीजिए प्रेशर पहले 1 बार था, तो उसका पॉइंट नंबर 2 जो था वो यहाँ था। प्रेशर और बढ़ा दिया तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ आ गया। प्रेशर और बढ़ा दिया तो पॉइंट नंबर 2 और यहाँ आ गया। प्रेशर और बढ़ा दिया तो ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ आ गया। तो ये जो आपको जो पॉइंट्स मिला ना, ये पॉइंट्स को अगर आप क्या कर दिए, मैच कर दिए, तो एक लाइन मिल जाएगा आपको। ये एक आपको मिल जाएगा लाइन। ठीक है, तो ये कौन सा लाइन हो गया? ये हो गया आपके सेचुरेशन वाली लाइन। अब देखोगे 2 से 3 में आप देख रहे थे क्या हो रहा था? वॉल्यूम भी चेंज हो रहा था, यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था?
घट रहा था। तो उस पीरियड में उस प्रेशर पे ही और उस टेम्परेचर पे ही देखोगे उसका वॉल्यूम घटेगा कुछ, और वो लाइन मिलेगा आपको ऐसा। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। लेकिन ये किस केस में होगा? ये होगा आपके, अगर देखोगे वाटर के लिए देखोगे, वाटर केस में क्या होता है, आपका वॉल्यूम घटता है। सॉलिड और बाकी और कोई सब्सटेंस होगा तो उसके केस में वॉल्यूम आपका बढ़ता है। तो ये है आपका जो डायग्राम, ये देखोगे। पहले चलो वाटर का देख लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो वाटर के लिए अलग देखेंगे, बाकी सारे सब्सटेंस के लिए एक ही होगा, सेम होगा, केवल वाटर के लिए अलग होगा। पहले वाटर का देख लेते हैं, फिर देखेंगे बाकी सब्सटेंस का। ऐसे रहेगा, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो होगी वो ऐसी होगी वाटर के लिए। तो ये अगर आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, तो सैचुरेटेड वेपर क्या होगा, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड है तो सैचुरेटेड सॉलिड वाला जो लाइन होगा वो होगा, उससे थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि उसको मेल्ट करने में वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो इसलिए सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन जो होगी वो उससे पहले होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। इससे पहले क्या होगा, सॉलिड होगा। और ये आपका बनेगा ऐसे एक कर्व। ये देखिए, ये आपका जो होता है ये वेपर वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। वेपर लाइन ये आपका हो गया सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। और ये आपका हो गया सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ये होगा, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, अभी प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस पॉइंट पे पहुंच गए आप तो बिना किसी हीट को एब्जॉर्ब किए, इसको भी आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए अभी यहाँ पे कर रहा है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो इसके बीच में आप जो हीट सप्लाई करते हो वही होता है आपका लेटेंट हीट। इसके बीच में सप्लाई करते हो क्या था, लेटेंट हीट। तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रेशर पे देखेंगे, ये मान लीजिए प्रेशर P1 है और ये प्रेशर P2 है। तो प्रेशर P1 और प्रेशर P2 पे देखोगे तो प्रेशर P1 क्या होगा, कम होगा, P2 क्या होगा, ज्यादा। यानी P2 इज ग्रेटर देन P1 है, दिख रहा होगा तो क्लियरली यहीं से दिख रहा है पीवी डायग्राम में। तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो ये ज्यादा ही है। अब क्या हो रहा है कि ये पॉइंट नंबर, ये देखिए यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर जाने के लिए उसको कितना जो हीट मिला वही है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये देखेंगे, ये लाइन देखेंगे P1 वाली लाइन और P2 वाली लाइन, तो दोनों में कौन सी लाइन बड़ी है, तो P1 की लाइन आपको ज्यादा बड़ी दिख रही है कंपेरेटिवली P2 की। P2 की लाइन छोटी है, यानी जितना छोटा लाइन होगा उतना ही कम लेटेंट हीट चाहिए।
उतना ही कम लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि उतना ही कम हीट चाहिए टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, यानी जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाना नहीं, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको लेटेंट हीट की कम जरूरत पड़ेगी, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का वो घटता जाएगा। यहाँ P3 देखोगे तो इतना कम हो जाएगा, यहाँ P3 पे ये हो जाएगा इतना कम। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, और इसी पॉइंट बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है देखेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या जीरो है, यानी कि इस पॉइंट पे देखेंगे ये जो लाइन दिख रहा था ये पॉइंट हो गया, यानी कि वो लाइन है ही नहीं, यानी कि वो लेटेंट हीट है ही नहीं अब। तो लेटेंट हीट यानी कि विदाउट सप्लाइंग एनी अमाउंट ऑफ द हीट द लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू द डायरेक्टली इनटू द वेपर, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप उसका प्रेशर, अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। उस पॉइंट पे देखेंगे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल, तो ये क्रिटिकल प्रेशर जो होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कि उस सब्सटेंस के प्रेशर को, यानी कि उसके क्रिटिकल प्रेशर तक पहुंचा दिए तो वो जो सब्सटेंस होगा वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके रिस्पेक्ट में जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ये हो गया आपका क्रिटिकल वॉल्यूम VC, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो PC, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आपको ध्यान रखना है, जहां पर सेचुरेटेड लिक्विड लाइन और सेचुरेटेड वेपर लाइन दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, यही बस कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखना आपको। आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे हो कि ये लाइन इधर को जाएगी, ये लाइन ऐसी नहीं होती है, थोड़ा सा ऐसे PV पे आप थोड़ा तो ऐसे ही होती है, थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन ये लाइन होती है थोड़ा सा, इसका जो स्लोप है ये ऐसे कुछ होता है। तो ये हो गया आपके PV डायग्राम, इसके लिए ये वाटर के लिए हो गया। तो सॉलिड से ये सेचुरेटेड सॉलिड, यानी कि इधर क्या होगा, ये होगा आपका सॉलिड, ये होता है आपका यहाँ। देखिए अब सॉलिड से इधर सॉलिड है, इधर क्या है, वेपर है, यानी कि वेपर सॉलिड किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेट होगा वो होगा लिक्विड प्लस वेपर। देखिए ये हो गया आपका, इधर क्या है, इसके इधर सेचुरेटेड वेपर पॉइंट के राइट साइड में सारे जो स्टेट होंगे, ये होंगे, जो फेज होगा वो होगा वेपर होगा। इस सेचुरेशन लिक्विड के इधर क्या होगा, लिक्विड होगा, और इधर क्या होगा, सॉलिड होगा। यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड प्लस वेपर होगा। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। और इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे क्या होता है, आपका सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों जो फेज होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो जिस पॉइंट पर तीनों फेज एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। एक पॉइंट और आया, क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट। तो क्रिटिकल मतलब समझिए, ट्रिपल मतलब ट्री मतलब तीन, तीन कोई फेज थे, वो क्या हो गए, ये तीन जो फेज थे वो किसी एक पॉइंट पे आकर के एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीनों किसी एक पॉइंट पे आपके तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे, यानी किसी एक प्रेशर पे आपका सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और उस प्रेशर, उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्या है, क्रिटिकल, सॉरी ट्रिपल पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, और उस पॉइंट जो टेम्परेचर होगा उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो ट्रिपल मतलब कि तीनों फेज उस पॉइंट पे जब जहां पे एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्रिटिकल मतलब कि वो क्रिटिकल केस में है, क्रिटिकल कंडीशन में आ गया, वो अपना फेज विदाउट एनी हीट एब्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, चेंज कर ले रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और सैचुरेशन स्टेट। तो ये कुछ नए वर्ड्स आपको आज जो सीखने को मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, सैचुरेशन स्टेट।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये किसके लिए था, यहाँ पे लिख लेंगे। ये है पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम किसके लिए है? पीवी डायग्राम ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिखेंगे। वाटर मीन्स की हुज वॉल्यूम डिक्रीजेज ऑन मेल्टिंग। मेल्टिंग करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अब देखेंगे पीवी डायग्राम किसका? उस सब्सटेंस का जिसका वॉल्यूम क्या होता है मेल्टिंग करने से बढ़ता है। तो केवल वाटर का ही है जो घटता है, बाकी सबका बढ़ता है। तो बाकी सबके लिए देख लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस बस जाएगा कि जो आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन था वो सैचुरेटेड सॉलिड लाइन से आगे शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। मेल्टिंग होने पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे सैचुरेटेड सॉलिड लाइन ये था और लिक्विड लाइन ये था, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज़्यादा था। और इसके केस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो इसका भी ये क्रिटिकल स्टेट और क्रिटिकल पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड लाइंस, ये हो जाएगा आपका सैचुरेटेड। अब अच्छा, एक चीज आपको लग रहा होगा इसमें दो बार मैं लाइन को दिखा रहा हूँ, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन क्यों दो बार दिखा रहा हूँ? तो दो बार क्यों हो गया? सैचुरेटेड तब था जब वो सॉलिड के साथ में, तब भी सैचुरेटेड था, और जब लिक्विड के साथ में था तब भी सैचुरेटेड था। तो इसलिए दो लाइन दिख रहा है आपको, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड से फिर लिक्विड और लिक्विड से वेपर। तो लिक्विड के लिए देखेंगे सैचुरेशन पॉइंट क्या मिलेगा? सॉलिड के साथ में भी एक मिलेगा और एक वेपर के साथ में भी मिलेगा। दो सैचुरेशन लाइन मिलेगा किसके लिए? लिक्विड के लिए। लेकिन सॉलिड के लिए क्या आपको दिख रहा है? केवल सॉलिड से लिक्विड के लिए। इधर तो कुछ और फेज है नहीं, पूरा सॉलिड गया। तो सॉलिड से लिक्विड के लिए केवल आपको सॉलिड के लिए केवल एक ही लाइन दिखेगा, वेपर के लिए केवल एक ही लाइन दिखेगा। बट जो आपका लिक्विड वाला है, तो लिक्विड केस में दो लाइन मिलेगा, इसलिए मैंने सैचुरेशन का दो लाइन दिखाया हूँ। तो एक है जस्ट वो सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा, सॉरी जस्ट वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा क्या है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए दो लाइन है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि दो बार लाइन क्यों दिखा दिया। तो दो बार कहीं वैसे नहीं दिखाया, जो आपको ऊपर बताया था वहीं से आया। तो ये है पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। अब इसके केस में क्या था कि देखेंगे, ये क्या आपका सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। अब सैचुरेटेड सॉलिड लाइन के बाद सैचुरेटेड वेपर आया। इधर क्या था? सॉलिड था, और उधर सॉरी सैचुरेटेड सॉलिड था, इधर सैचुरेटेड लिक्विड है। इधर सॉलिड है और इधर क्या है? लिक्विड है। इसके बीच में क्या हो जाएगा?
सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ पे क्या मेल्टिंग हो रही है अभी, तो मेल्टिंग जब होगी तो जब मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो कुछ सॉलिड होगा कुछ लिक्विड होगा, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा। अब ये लिक्विड है इधर पूरा, अब लिक्विड जब सैचुरेट हो गया उसको और हीटिंग किए, और हीटिंग करने के बाद वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, वो पूरा का पूरा लिक्विड तुरंत कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट जब होगा, तो जब कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा देखेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ लिक्विड होगा और कुछ वेपर होगा। ये होता है आपका वेट रीजन, इसको बोलते हैं। वेट मीन्स की जो स्टीम जो होता है आपका, उस स्टीम में कुछ लिक्विड के पार्टिकल भी होते हैं, इसको बोलते हैं वेट रीजन। अब फिर उसको और हीटिंग करते गए तो क्या हो गया, वो पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूरा का पूरा वो लिक्विड क्या होगा, सेचुरेट हो गया, सॉरी वो वेपर क्या होगा, सेचुरेट हो गया, पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाहर जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, केवल वेपर ही होगा। सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड आएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड और वेपर, इन दोनों के बीच में क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर। अब देखेंगे जो सॉलिड लिक्विड लाइन थी, जो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन थी, वो क्या है, सेचुरेटेड वेपर लाइन से इधर है, राइट साइड में है। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन हो रहा था किसी भी मटेरियल का, जैसे कि हमने बोला स्टील का, तो स्टील जब मेल्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए इधर होता था। और यहाँ पे क्या था, उल्टा था, यहाँ पर देखेंगे तो उल्टा है थोड़ा सा, यहाँ पे सेचुरेटेड सॉलिड लाइन राइट साइड में है और सेचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरह लेफ्ट साइड में है। क्यों है? क्योंकि जब वो सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट हुआ था तो उसका वॉल्यूम क्या होता, घटा था। जब आइस था तो आइस का वॉल्यूम घटा था, तो इसीलिए लिक्विड इधर एग्जिस्ट कर रहा और सॉलिड इधर एग्जिस्ट कर रहा, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपका हो गया इधर सॉलिड, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सॉलिड प्लस वेपर, यहाँ पर सॉलिड प्लस वेपर। और इस लाइन के, ये लाइन ऐसे रहेगी, इस लाइन के इधर रहोगे तो वेपर, इस लाइन के इधर रहोगे सॉलिड, इधर होगे सॉलिड प्लस वेपर, और इस लाइन के ऊपर होगे ये लिक्विड लाइन होगी पूरी। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखेंगे क्या है, सॉलिड है इधर, इधर लिक्विड आ रहा है आपका, सॉलिड प्लस लिक्विड, और इधर क्या हो गया, वेपर हो गया। और इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन, ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो ट्रिपल पॉइंट लाइन क्यों बोल दिया उसको मैं बताता हूँ, ये लिख लो पहले, इस वाले ऊपर वाले में भी लिख लेना, जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं नीचे, ट्रिपल पॉइंट लाइन। ये क्या हो गया, ट्रिपल पॉइंट लाइन, जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ये ट्रिपल पॉइंट है। अब इस ट्रिपल पॉइंट को जब हम किसी भी ऐसे कोऑर्डिनेट देते हैं, जैसे कि प्रेशर और टेम्परेचर पर देखेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर पे, तो प्रेशर और टेम्परेचर पे देखेंगे जो P और T हैं, ये दोनों क्या हैं, दोनों हैं आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो कोऑर्डिनेट है आपका, इन दोनों में से, दोनों कोऑर्डिनेट में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या एक्सटेंसिव आ गई, जैसे कि पी टी क्या है, दोनों है इंटेंसिव। अब पी वी अगर बोलते हैं तो पी वी क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव और ये एक्सटेंसिव। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी जो थी वो एक्सटेंसिव अगर हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जो ट्रिपल पॉइंट जो हम बोलते थे वो आपको मिलेगा ट्रिपल पॉइंट लाइन। क्योंकि देखिए यहाँ पे लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड और वेपर है, और इस लाइन के नीचे क्या है, लिक्विड और सॉलिड और वेपर, यानी कि इस लाइन पे लिक्विड वेपर और सॉलिड तीनों मिल रहा आपको। और ये एक लाइन है, ये एक कोई पॉइंट नहीं है, ये पूरी लाइन है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या मिला आपको, यहाँ से यहाँ तक आपको इस पूरे पॉइंट पे यहाँ पे नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे जहां पर आपको तीनों फेज एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सॉलिड लिक्विड और वेपर दोनों फेज एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं, तीनों फेज, इन सारे पॉइंट पे तीनों फेज, सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों फेज एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। और इन सारे पॉइंट को हमने मिलाया तो हमें मिल गया एक लाइन, और उस लाइन को हमने बोल दिया ट्रिपल पॉइंट लाइन। ट्रिपल पॉइंट लाइन, ट्रिपल पॉइंट क्या था, जहां पर तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल रहे हैं, एक कोई सिंगल पॉइंट नहीं मिल रहा है। जब आपके पास एक कोई
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आ गया, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। अब वही अगर जो प्लॉट जो हम देख रहे हैं, अगर दोनों प्रॉपर्टी क्या होगा, इंटेंसिव हो गया, दोनों प्रॉपर्टी इंटेंसिव मीन्स की प्रेशर और टेम्परेचर अगर मान लीजिए हो गए, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, दोनों इंटेंसिव हो जाएगा। तो दोनों अगर इंटेंसिव हो जाएंगे तो आपको वो प्लॉट दिखेगा, वहां पे जो ट्रिपल पॉइंट है वो कोई एक ही पॉइंट दिखेगी, वहां पे कोई लाइन नहीं दिखेगा, ऐसे कि जहाँ पर आपके सॉलिड लिक्विड वेपर एक साथ बहुत सारे पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हुए दिखाएं, वहां पे कोई एक ही पॉइंट दिखेगा जहां पर सारे फेज एक साथ दिखेंगे। बट जब कोई एक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हो जाती है, देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसे कैसे आपका प्लॉट बना है, तो ये आपको एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है, ये कहीं से ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे रटा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपको ये लाइन दिख रही है जहां पर आपको तीनों फेज एक साथ दिख रहे हैं। कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट पे आपको तीनों फेज एक साथ दिखाई देंगे। तो जब तीनों फेज एक साथ दिखाई देंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। लेकिन वो पॉइंट क्या है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां पर हमको तीनों फेज एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम सारे पॉइंट के साथ मिला दिया तो हमको मिल गया एक लाइन। और उस लाइन को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सारा ये पूरा लाइन ही ट्रिपल पॉइंट है, इसीलिए उसको हमने बोल दिया ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो कुछ चीजें आपको जो नई नई चीजें मिली, आपको क्या मिली, ट्रिपल पॉइंट, सेचुरेशन, ठीक है। और ये कैसे पॉइंट, कैसे ट्रिपल पॉइंट लाइन, क्या होगा, पॉइंट भी बोल रहे हैं और लाइन भी बोल रहे हैं, देख रहे हो चमत्कार। इसको हमने क्या बोल दिया, ट्रिपल पॉइंट लाइन, पॉइंट भी बोल रहा है और लाइन भी बोल रहा है। तो ट्रिपल पॉइंट अपने आप में एक डिफिनीशन है, इसलिए ट्रिपल पॉइंट और लाइन बोलना है। ट्रिपल पॉइंट अपने आप में एक डिफिनीशन है, क्या है, ट्रिपल पॉइंट इज पॉइंट एट विच सॉलिड लिक्विड वेपर एग्जिस्ट, तीनों स्टेट एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हैं, उसको हमने बोल दिया ट्रिपल पॉइंट। और वही पॉइंट जब हमारे पास एक से ज्यादा हो गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो गए, तो उनको सबको हमने मैच कर दिया और वही हो गया लाइन, ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट अभी तक वो पूछ सकता है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकता है। अगर इतना समझ गए होगे तो फिर आपको आगे कुछ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब कुछ नोट कर लेंगे, जो ये ट्रिपल पॉइंट होता है वो कितना होता है। ट्रिपल पॉइंट मीन्स अगर आप देखते हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट फॉर वाटर। तो उस ट्रिपल पॉइंट पे अगर जो उस वाटर का हमने देखा टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो होता है वो होता है 273.16 डिग्री केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना कम टेम्परेचर है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना, 4.587 mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ Hg है, जिसको निकालने के लिए P कैसे निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच, पढ़े ही होगे। तो रो किसकी हो जाएगी, मरकरी की 13600, G 9.81, H हाइट आपको दे दिया कितना 4.587 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, -10⁻³ ये मिल जाएगा वो प्रेशर। ये तो ये प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, यानी इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको मिल जाएगा उस वाटर का ट्रिपल पॉइंट, यानी कि वहां पर आपका सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों फेज एग्जिस्ट करता हुआ आपको दिख जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट कितना होता है वाटर का, ये याद कर लीजिए। और क्रिटिकल पॉइंट, वैसे ही क्रिटिकल पॉइंट था यहाँ पे, तो क्रिटिकल पॉइंट भी लिखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होगा पीसीआर, पीसीआर कितना होगा, पीसीआर है आपका 2 to 1.2 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत बार तो केवल पॉइंट ही पूछ लेता है कि वाटर का क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है
374 पॉइंट, हो सकता है कि मैं भी पूछ लूं, तो 374.15 क्या हो गया? 374.15 डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे, यूनिट भूलेंगे नहीं, डिग्री सेल्सियस है ये। अगर केल्विन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर अगर इसी केल्विन लिख दिए तो आपको थोड़ा सा अगर भूल जाता है कि यूनिट क्या था, तो थोड़ा सा सोच लेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता डायरेक्टली, है ना, लिक्विड ही रहेगा वो। तो इसलिए ये क्या है, 374.15 डिग्री सेल्सियस है ये टेम्परेचर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम था उसको हमने बोला था वीसी, यानी कि वीसी यानी कि क्रिटिकल वॉल्यूम, वो कितना है, वीसी है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद, क्रिटिकल पॉइंट याद कर लिया और ट्रिपल पॉइंट भी याद कर लिया। यही कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा इसमें याद करना है। क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ये अलग से लिख लीजिए, इसी में आप मत लिखिएगा, इसी में लिखोगे फिर ढूंढना पड़ेगा आपको। पूरा लिखने के बाद ऐसे एक टेबल बना लो क्रिटिकल पॉइंट का और ट्रिपल पॉइंट का, और ये सारी वैल्यू लिख लो एक साथ में। तो ये क्या है कि आपको कभी अगर भूल गई तो वहां से आप ढूंढ लोगे। सर ये रो की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? रो रो नहीं है, पी है, प्रेशर है। नहीं सर, ये इसमें प्रेशर जहाँ पर वो है ट्रिपल पॉइंट लाइन का रो की वैल्यू ये 13,000 अच्छा लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ ये 1360 जो मरकरी है ना, ये लिखा था MM ऑफ Hg। Hg यानी मरकरी का तो स्टैंडर्ड डेंसिटी होता है, उसको आप याद कर लीजिए। 13.6 होता है, किलो में होता है, तो ये मैंने लिख दिया 13600 kg पर मीटर क्यूब। वन थ्री सिक्स जीरो जीरो नहीं दिख रहा क्या इसमें? एक सेकंड बड़ा लिख लूँ। और कहीं ऐसा है क्या जो आपको दिख नहीं रहा कुछ? गलत मत लिखना, जैसे आपको नहीं दिख रहा था आप पूछ लिया, अच्छा है, गलत नहीं लिखना है कि कुछ भी लिखा, क्योंकि जो डेटा आपको याद रखना है तो वो गलत चीज याद करोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसी चीजें याद रखने से। 1 3 तो ऐसे आप MMHG की जगह पे आप इसका पी निकाल सकते हो, निकाल के देखो कितना आ रहा है, वो याद रखो, वो वैल्यू याद रखो, क्योंकि हमेशा ये MMFHG नहीं दिया जाता हर जगह पे। तो इसको आप उस फॉर्मेट में याद रख सकते हैं कि किलो पास्कल में कितना होगा, बार में कितना होगा, उसमें निकाल सकते हैं इसको। अब आप ओपन करेंगे स्ट्रीम टेबल, आपको जो सेंड किया मैंने ग्रुप में स्ट्रीम टेबल, उसको ओपन कीजिए। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यही प्रॉपर्टी टेबल लिखा हुआ ना, प्रॉपर्टी टेबल्स एंड चार्ट्स। तो प्रॉपर्टी टेबल इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दी हुई है।
लेकिन हम बोलते हैं स्टीम टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको केवल स्टीम टेबल की भी जरूरत है। अभी हम केवल स्टीम टेबल के बारे में देखेंगे। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि स्टीम हो गया आपका, स्टीम यानी कि वाटर हो गया। अब जब आप पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, आप पढ़ेंगे कब, वो 6th सेमेस्टर में। तो उसमें क्या है कि आप डिफरेंट रेफ्रिजरेंट यूज करते हो। जैसे आपके घरों में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, वाटर कूलर है, तो सब में क्या कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। कूलिंग सिस्टम जैसे कि जब वर्क करता है, देखेंगे उससे साइकिल होती है, तो उस साइकिल में जो आप जो यूज करते हो गैस, जिसको बोलते हो गैस लीक कर गया, गैस आपको भरवाना, तो गैस क्या आती है, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, R11, R12, R134A, R22, ये सब ना। तो अमोनिया भी हो गया। तो ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट का भी इसमें प्रॉपर्टी दिया हुआ है इस टेबल में। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आइडियल गैस की प्रॉपर्टी दिया हुआ है, एयर का दिया है, नाइट्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, देखिए यहाँ मोनो एटॉमिक गैस ऑक्सीजन का दिया है, हाइड्रोक्सिल का दिया है। तो ऐसे बहुत सारा कुछ इसमें आपको दिया हुआ है। तो लेकिन आपको क्या देखना है अभी, यहाँ देखना है आपको सेचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल एंड सेचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। तो ये सेचुरेटेड वाटर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में दिया है, यहाँ पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में दिया है, फिर सुपर हीटेड वाटर का दिया है, फिर कंप्रेस्ड लिक्विड का दिया हुआ है। तो यही 4-5 कुछ है ऐसे जो आपको, फिर मोलियर डायग्राम देखना है आपको। देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कर दिया ना, सेचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134A, जो मैं बोल रहा था आपको रेफ्रिजरेंट वाला, तो ये वही है। तो रेफ्रिजरेंट का भी दिया, तो ये सब आपको नहीं देखना है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पूरा बुक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको मैं बताता हूँ क्या क्या देखना है और कैसे देखना है। तो यही 4-5 टेबल्स हैं जो आपको देखने हैं। तो स्टार्टिंग में आएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, मोलर मास, गैस कांस्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट प्रॉपर्टीज। तो ये सारे अलग अलग गैस का, अलग अलग सब्सटेंस का आपको दे दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स प्रॉपर्टी और उसका फार्मूला, मोलर मास। और ये कभी कभी आपको न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे दे दिया। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया एयर का। देखिए एयर का फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, एयर जो होता है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। इसका मोलर मास लेकिन निकाल लेते हैं, डिफरेंट मिक्सचर का भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। तो निकाल लिया है 28.97 उसका आर निकाल लिया, अमोनिया का, आर्गन का, जैसे डिफरेंट गैसेस का, ये आपको मिल गया। देन इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। जैसे कि मैंने 3 चीज बताया आपको ना, किसी भी सब्सटेंस का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है और वो पॉइंट हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है। तो वैसे देखेंगे यहाँ पे एयर भी एक सब्सटेंस है, अमोनिया सब्सटेंस है, डिफरेंट सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं इस टेबल में। और उस सब सारे डिफरेंट सब्सटेंस का एक कोई फिक्स क्रिटिकल पॉइंट होगा, और उस फिक्स क्रिटिकल पॉइंट पे उसका क्रिटिकल प्रेशर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा और क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। तो वो सारे वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था वाटर का, बोला ना, इसमें वाटर का भी दिया हुआ, वाटर का देखिए यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। तो ये देखिए केल्विन में दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू केल्विन में दी हुई है। यहाँ पे यूनिट देखेंगे डिग्री केल्विन में है, और मैंने जो आपको लिखवाया कितना, किसमें लिखवाया, डिग्री सेल्सियस में लिखवाया। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है 22.06, मैंने कितना लगा 221 पॉइंट। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है डिफरेंट बुक में देखोगे तो 221 मैंने लिखवाया, तो वो मैंने किसमें लिखवाया 221 बार है, ये लिखा होगा मेगा पास्कल में लिखा होगा ना, तो 22.1 होगा मेरे हिसाब से जो मैं लिखवाया हूँ। यहाँ पे 22.06 हो गया। और फिर उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, ये है 0.056 क्या है, मीटर क्यूब पर किलो मोल। अब देखेंगे क्या है, पर किलो मोल में दिया हुआ है ये वॉल्यूम, और मैंने जो लिखवाया वो किस में लिखवाया, मीटर क्यूब पर केजी में लिखवाया। तो अब क्या करना है आपको, इसमें से इससे मल्टीप्लाई कर दो आपको, तो सॉरी इससे डिवाइड कर दो, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको मीटर क्यूब पर केजी मिल जाएगा यूनिट। तो अभी आपको जो ये दिख रहा है 56, 0.056 0.00 समथिंग आ जाएगा फिर, तो ये हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपको कोई वैल्यू दिखनी है तो। और फिर हमने थर्मो में बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा था, CP, CV, गामा, R, तो वो हमने देखा था वाटर के लिए और एयर के लिए देखा था केवल। लेकिन बहुत सारे ऐसे गैस होते हैं, हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल में कोई और गैस दे दे। तो ये कुछ होते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, तो इसका हमें याद रखना होता है कि हमें न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम यही देता है। लेकिन कभी अगर जो दूसरा सब्सटेंस दे दिया, जैसे कि ऑक्टेन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, मीथेन दे दिया, तो उस इन सब का मुझे याद नहीं रखना है, ये टेबल से वैल्यू देख सकते हैं। अगर टेबल आपको नहीं मिलता वहां पे तो क्वेश्चन में गिवन होगा,
अदरवाइज टेबल भी दिया होता है कभी कभी। तो जब टेबल आपको गिवन होगा तो टेबल से आप ये सारी वैल्यूज देख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, केवल हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस का ही याद रखते हैं। जैसे मैंने आपको वाटर का बता दिया, क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट याद कर लो, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस है वाटर, और इसका पूछता भी है, सिर्फ कभी कभी ये पॉइंट ही पूछेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। बाकी सबका हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीजें होती क्या हैं। तो इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना भी आपको, जो याद करना था वो मैंने आपको लिखवा दिया था, बाकी और कुछ याद नहीं रखना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेबल है क्या, टेबल में क्या क्या गिवन है, कैसे इसमें से वैल्यूज को हमें देखना है। और यहाँ पे क्या दिया, आइडियल गैस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेरियस कॉमन गैसेस। देखिए ये गैसेस का दिया हुआ है, किसका, ये एयर का दिया हुआ है। अब वहां पे जो दिया था ये देखेंगे, यहाँ पर भी एयर का दिया हुआ है। तो यहाँ पे एट 300 डिग्री केल्विन एक फिक्स टेम्परेचर पे दिया हुआ है इसका ये सीपी सीवी की वैल्यू। जैसे हमने देखा भी था कि सीपी और सीवी की जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो घटती हैं, मीन्स वो चेंज होती हैं। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, वो चेंज होंगी। लेकिन एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जैसे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हम देखते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लिए तो वैसे ही स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर भी हम देखते हैं। तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 बार होता है, वो फिक्स है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है ये थोड़ा सा वेरी होता रहता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं ह्यूमन कंफर्ट के लिए वो 27 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, उस पर आपको ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एयर के लिए ये जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का जो वैल्यू दिया हुआ वो किसी एक फिक्स टेम्परेचर के लिए दिया हुआ, लेकिन यही टेम्परेचर अब चेंज करेंगे तो जो ये वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर के लिए अगर देखो किसी भी सब्सटेंस का, तो वो आपको फिर नीचे दिया हुआ है। जैसे कि एयर का, ये क्या है आपका, एयर है, यहाँ पे लिखा है एयर, है ना। तो अब उस एयर का देखेंगे सीपी सीबी और ये जो के है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, यहाँ पे 250 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, तो वो वैल्यूज यहाँ से दे सकते हैं। तो ऐसे ही ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का दिया हुआ है। फिर ये देखिए, अब जैसे मैंने बोला आपकी जो सीपी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, वेरी करती है। तो जो वेरी करती है तो उसका जनरलाइज कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखिए ये दिया हुआ किसके लिए, ये कॉमन गैसेस, ये आपका एयर के लिए ही होगा, है ना। तो ये अब ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, ये जनरल इक्वेशन है। अब ए बी सी डी जो वैल्यूज हैं, जो कांस्टेंट है, वो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे निकालने के लिए अगर आपको सीपी की वैल्यू जरूरत पड़ती है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और इस इक्वेशन में टी आपको आपका अननोन है कि आपको किस टेम्परेचर निकालना है, और ए बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज आपको इस टेबल में दी हुई है। नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए, सबके लिए वो ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई है, और आप निकाल सकते हैं वहां से सीपी की वैल्यू। देन लिक्विड का ही है वैसे ही, अमोनिया। अब लिक्विड का दिए यहाँ पे लेटेंट हीट दिया हुआ है, अमोनिया का लेटेंट हीट कितना होता है, 1357। वैसे ही देखेंगे ये किसी एक प्रेशर पे दिया हुआ, देखिए यहाँ लिखा भी यहाँ पे बॉइलिंग डेटा एट 1 एटमॉस्फेयर। तो एक किसी फिक्स प्रेशर पे दिया हुआ है कि उसका 1 एटमॉस्फेयर पे उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको कुछ याद नहीं रखनी है, कुछ याद नहीं रखनी है, सिर्फ आपको बस समझना है। अगर आपको की जरूरत पड़ गई कभी और आपके पास टेबल है तो उसमें से वैल्यू आप ढूंढ लो, बस इतना है। तो जो टेबल आपको दिया जाता, एग्जाम में आपको टेबल दिया जाता है, तो ये टेबल नहीं मिलेगा सॉफ्ट कॉपी, आपको कोई एक टेबल मिलेगा, तो वहां से अगर उस टेबल में दी हुई है वैल्यू तो वहां से आप ले सकते हो। हाँ, बोल रहे हो कुछ, चलो तो ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉलिड्स, फूड्स। तो फूड्स का भी जैसे कि आप पढ़ोगे हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर जैसे आप मान लो पोटैटो है, पोटैटो कहाँ रखते हो, कोल्ड स्टोरेज में रखते हो। तो कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो उसको ठंडा करने के लिए या किसी एक टेम्परेचर पे मेंटेन रखने के लिए या उसके टेम्परेचर घटाने के लिए कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, कितने हीट को रिमूव करना पड़ेगा, कितनी कूलिंग जरूरत पड़ेगी,
तो उसके लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज में उसका डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी यानी कि मास निकालने के लिए अगर आपको वॉल्यूम दिया तो ऐसे, या वॉल्यूम निकालना है, या उसका सीपी यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको निकालनी पड़ेगी। तो वो डिफरेंट एल्यूमिनियम का दे दिया। वैसे ही फूड्स में भी आपको देखिए यहाँ पे दिया होगा एप्पल्स, बनाना, ब्रोकली, बटर, चीज, चिकन, एग्स, क्रीम। तो ये चीजें जो आप कोल्ड स्टोर में रखते हो, फ्रिज में रखते हो, उन सबकी कूलिंग की जिसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी सीपी की वैल्यू दे दी है, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया कि कितने पे वो फ्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ से देख सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आ गए हमारा जो हमें जरूरत वाली बात करनी है, तो यहाँ भी याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको प्रोसेस याद रखना है कि कैसे वैल्यूज को देखना है, कैसे हमें वो वैल्यू निकालनी है यहाँ से टेबल से। यहाँ पे तो इतने वैल्यूज दी नहीं है, लेकिन आपको कुछ की ही जरूरत पड़ेगी, और वो कैसे आपको यहाँ से निकालनी है, बस यही जानना है आपको, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। अब आपको देखना है, ये सब लोग ओपन किए हैं, अगर नहीं ओपन किए हो तो यहीं से देख लो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहीं से देखना जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप दो चीज एक साथ अपने स्क्रीन में शायद ओपन नहीं कर पाओगे, तो यही देखो जो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ वही देख लो। सेम फाइल मैंने आपको शेयर किया, तो आप उसको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखेंगे ये क्या है, प्रॉपर्टी टेबल एंड चार्ट लिखा हुआ है, टेबल नंबर लिखा होता है, टेबल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल A4 अब किसके लिए है, सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल है ये। तो ऐसे ही टेबल A3, A4, A5 ऐसे दिया होता है, उसी के बेसिस पे वो भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। बट कभी अगर रेफरेंस लिखना है कि आपने वैल्यू ली कहाँ से है, तो वो टेबल नंबर लिख देते हैं, यानी कि हाँ आपने इस टेबल से ये वैल्यू ली हुई है, वो रेफरेंस मिल जाता है न्यूमेरिकल में। तो देखेंगे अब इसको कैसे देखना आपको। तो मैंने बोला क्या कि किसी भी प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग किसी भी सब्सटेंस का एक सेचुरेशन पॉइंट होगा, किसी भी प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग किसी भी सब्सटेंस का एक सेचुरेशन पॉइंट होगा। उस सेचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, उस सब्सटेंस का फेज चेंज होगा, और जहां फेज चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेचुरेशन पॉइंट। और उस सेचुरेशन पॉइंट को देखेंगे कि वो सेचुरेशन पॉइंट मिल कहाँ रहा है। जैसे कि आपने ले लिया एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर किसका, वाटर का, किसी भी सब्सटेंस का बोला, तो सब्सटेंस क्या हमारा हो गया, वाटर। अब वाटर को हम ले लिया, उसका प्रेशर हमने कर दिया फिक्स, कितना, 1 एटमॉस्फेयर। अब उस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे उस वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और वाटर क्या होगा, सेचुरेट होगा, कहाँ जाकर के 100 डिग्री सेल्सियस पर। और 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो सेचुरेट होगा तो वहां क्या हो जाएगा, उसका फेज चेंज, यानी कि जहां पर वो फेज चेंज हो रहा है वही है उसका सेचुरेशन पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। वो 100 डिग्री सेल्सियस कहाँ मिला आपको, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हीटिंग करते करते। तो हीटिंग करते करते वो टेम्परेचर जहां पर आपको वो फेज चेंज मिल रहा है उसको हम बोल देंगे सेचुरेशन टेम्परेचर। ध्यान रखना है। तो हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग हर एक सब्सटेंस के लिए एक सेचुरेशन टेम्परेचर होगा। हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग हर एक सब्सटेंस का एक सेचुरेशन टेम्परेचर होगा, ठीक है। वैसे ही रिवर्सिबली अगर आपको क्या मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, तो आप प्रेशर को वेरी करके भी फेज को चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो तो फेज को चेंज, प्रेशर को चेंज करके भी आप फेज को चेंज कर सकते हो। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो प्रेशर जहां पर उसका फेज चेंज मिल रहा है, आपको फेज चेंज होता हुआ दिख रहा है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेचुरेशन पॉइंट। और उस सेचुरेशन पॉइंट पे उस टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर मिल रहा है आपको वही हो जाएगा सेचुरेशन प्रेशर। तो हर एक टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग एक सेचुरेशन प्रेशर होगा किसी भी सब्सटेंस का, और हर एक प्रेशर के करेस्पॉन्डिंग एक सेचुरेशन टेम्परेचर होगा हर एक सब्सटेंस का। तो मैं आपको एक टेबल नंबर A4 के नीचे मैं इसको थोड़ा सा बाद में
पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रेशर वाला पहले दिखाता हूँ, टेबल नंबर A5। तो टेबल नंबर A5 और टेबल नंबर A4 में डिफरेंस है। वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, बस देखने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको कौन सा टेबल कब देखना है वो आपको पता लगेगा अभी। तो अभी मैं देखता हूँ टेबल नंबर A5 किसके लिए, सैचुरेटेड वाटर के लिए। तो सैचुरेटेड वाटर के लिए देख रहा हूं मैं। तो अब देखेंगे, जैसे मैंने आपको बोला क्या कि वाटर अगर है और वाटर का प्रेशर कितना है, 1 बार है। कितना है, 1 बार। 1 बार अब ढूंढेंगे, अब 1 बार ढूंढेंगे तो देखेंगे अब A4 में और A5, टेबल नंबर A5 है, इससे पहले हम देख रहे थे टेबल नंबर A4। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल नंबर A5 में लिखा है सैचुरेटेड वाटर, वहां भी लिखा था सैचुरेटेड वाटर, लेकिन यहाँ पे लिखा था वहां पर प्रेशर टेबल, यहाँ लिखा है, वहां लिखा था प्रेशर नहीं, वहां पे टेम्परेचर टेबल। तो प्रेशर टेबल अगर लिखा है तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा, प्रेशर होगा, और टेम्परेचर टेबल होगा तो सबसे पहला कॉलम क्या हो जाएगा, देखिए टेम्परेचर टेबल लिखा है तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा, टेम्परेचर। ये देखिए टेम्परेचर, सबसे पहला कॉलम क्या होगा, टेम्परेचर। तो अगर आपको टेम्परेचर मालूम है तो आप टेम्परेचर वाले टेबल में देखेंगे, अगर आपको प्रेशर मालूम है तो आप प्रेशर वाले टेबल में देखेंगे। अब देखेंगे वैल्यू सेम रहेंगी, ये सारी जो वैल्यूज हैं HFD ये सब सेम रहेंगी, लेकिन क्या जाएगा कि आपको प्रेशर मालूम है तो प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपको देखिए हर एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग आपको एक सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाएगा। जैसे कि हम मैं बात करता हूँ, ये वाटर का टेबल है और वाटर का आपको क्या पता है, प्रेशर मालूम है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर रखा हुआ है तो उसका प्रेशर तो फिक्स है कि 1 बार ही होगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। अब प्रेशर फिक्स हो गया तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग यानी कि उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। मैंने बोला क्या, एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग उसका एक कोई सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। अब आप प्रेशर वाले टेबल में देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता था प्रेशर, और उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग उस वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, देखेंगे दूसरे कॉलम में दिया हुआ है सैचुरेशन टेम्परेचर, ये है ना, दूसरे कॉलम में दिया आपको सैचुरेशन टेम्परेचर, इस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। तो देखेंगे जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, ये पहले 1 था, 1 किलो पास्कल, 1.5, 2, 3, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वही हमने देखा था कहाँ पर, पीवी डायग्राम में। पीवी डायग्राम में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हो अपने घरों में, जो आपके पास प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या है, प्रेशर कुकर में आप क्या करते हो, प्रेशर कुकर में आप जस्ट यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेशर कुकर। नॉर्मल पैन में आप वाटर को बॉयल करोगे तो क्या होगा, उसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बट उसी को अगर आपने सील कर दिया, क्लोज कर दिया, तो वो वेपर जो निकलना चाहिए था निकल नहीं पा रहा, वो क्या होगा, अंदर कंप्रेस होगा, अंदर कंप्रेस होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते, अब प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अब सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सैचुरेशन पॉइंट क्या है, जहां पर फेज चेंज हो रहा है, यानी कि जहां पर बॉइलिंग हो रही है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे देखेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि 1 बार, 1 बार मींस कि 101.325, ये देखिए 101.325, यही आपका प्रेशर। अब उस प्रेशर के रिस्पॉन्डिंग जो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर है, जहां पर हमारी वाटर बॉयल हो जा रही है, वो क्या है, 99.97, जिसको आप ले लेते हो 100 डिग्री सेल्सियस, उसको आप ले लेते हो 100 डिग्री सेल्सियस, वो कितनी है, 99.97, इसको मान लो अप्रोक्सीमेट 100 है ही है, तो ये क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब प्रेशर कुकर में क्या हो गया, प्रेशर कुकर में आपने प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो वो उसके प्रेशर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो करस्पॉन्ड अप्रोक्सीमेटली 2 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है। 2 एटमॉस्फेयर यानी कि 200 किलो पास्कल। तो 200 किलो पास्कल देख लोगे अगर जो आप, तो कितना 200 किलो पास्कल पे अब सैचुरेशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है आपको, तो जो हम बोलते हुए आ रहे थे उसको हम देख रहे हैं यहाँ पे टेबल में। तो देखेंगे कि प्रेशर बढ़ने से उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ गया, सैचुरेशन पॉइंट बढ़ गया मींस कि उसका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ गया। तब सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, यानी कि जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जा रहा था वो अब 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है।
यानी कि हाई टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, यानी कि उसके अंदर वाटर के अंदर आप जो सब्सटेंस रखे हो पकने के लिए, जैसे आलू हो गया, कोई भी चीज हो गया, जो सब्सटेंस रखे हो, दाल हो गई, आप जो रखे हो सब्सटेंस पकने के लिए, अब वो हायर टेम्परेचर पे पकेगा। पहले कहाँ, अगर आप ओपन पैन में रखोगे, ओपन पैन में आपका प्रेशर कितना है, 1 बार है, 1 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका खाना पकेगा 100 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस आप खाना पका रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रेशराइज कर दिए, प्रेशराइज करने से आपका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से आपका सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो गई, 120 डिग्री सेल्सियस। अब आपका खाना पक रहा है कितने पे, 120 डिग्री सेल्सियस पक रहा है खाना आपका। आप देखिए डिफरेंस। अब आप 100, जैसे आप क्या करते हो, जब आपको खाना जल्दी बनाना होता है तो आप क्या करते हो, उसको फ्लेम को बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको ज्यादा हीट एक साथ सप्लाई करते हो। तो वैसे ही अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब जो आपका जो टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हो ना, आपका जो इंडक्शन होता है उसमें टेम्परेचर नहीं होता, वहां पे क्या होता है, हीट फ्लक्स होता है। वहां पे फ्लेम मतलब मैं जैसे बोला ना कि गैस की जो आपको रेगुलेटर दी हुई होती है, उसको घुमा करके आप उसके फ्लक्स को बढ़ा लेते हो। गैस ज्यादा आप उसमें रिलीज कराओगे, ज्यादा बर्निंग होगी, ज्यादा हीट डेवलप होता है, खाना जल्दी पकता है, उसको ज्यादा हीट मिल रहा है एक साथ में। तो वैसे ही आप इंडक्शन में क्या करते हो, वहां भी फ्लेम बढ़ा दो, ज्यादा हीटिंग करते हो। तो लेकिन अब वही हीटिंग देखो कि अगर जो जो खाना पक रहा है आपका, वो 100 डिग्री सेल्सियस पक रहा है और एक बार 120 डिग्री सेल्सियस पक रहा है, तो वो जल्दी कब होगा, जब ज्यादा टेम्परेचर पे पकेगा। तो जब ज्यादा टेम्परेचर पे पकेगा तो ज्यादा जल्दी खाना पकेगा आपका। इसीलिए जो बोलते हैं कि दाल वगैरह जो अच्छी पकती है, जल्दी पकती है, किसमें, प्रेशर कुकर में, क्योंकि उसका सेचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है। अब देखेंगे, ये तो हो गई, थोड़ा सा हमने देख लिया। अब इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, सैचुरेशन पॉइंट बढ़ने से आपका टेम्परेचर प्रेशर में क्या रिलेशन हो रहा है। तो अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सैचुरेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे, ठीक है ना, एक साथ। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं है, एक साथ बढ़ेंगे। अब इस टेबल में और क्या दिया हुआ, बस अब देखेंगे, पहले कॉलम में क्या है, प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर वाले कॉलम में देखेंगे, पहले कॉलम में क्या टेम्परेचर है और दूसरे कॉलम में क्या है, प्रेशर है। अब बाकी VFG, VF, VG, UF, ये सारे ऐसे ही दिए हुए हैं, इसी सीक्वेंस में दिए होंगे, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ये सीक्वेंस सेम होगा। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम का चार्ट दिया हुआ है, टेबल, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। वैसे ही यहाँ भी देखेंगे, प्रेशर वाले टेबल में भी क्या होगा, भले स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी दी हुई है आपको, है ना। तो अब ये जो दी हुई है सारी वैल्यूज, अब ये वैल्यूज हैं क्या। अब जैसे हमें मालूम था 100 डिग्री से, सॉरी, 1 बार मीन्स 101.325 किलो पास्कल, 101.325 किलो पास्कल। अब इस पे हमको मिलेगा सेचुरेशन टेम्परेचर, तो सेचुरेशन टेम्परेचर मिल गया आपको। अब हमें देखना है कि उस सेचुरेशन टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कितना है, यानी उस प्रेशर पे, उस प्रेशर करस्पॉन्डिंग हमारे लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है, तो वो है 0.001043 मीटर क्यूब पर केजी। सैचुरेटेड वेपर का कितना हो जाएगा वॉल्यूम, इसमें देखिए कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, जो मैंने बोला था कि मोर देन 1600 टाइम, वो आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंस, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है। डिफरेंस आपको दिख रहा है, बीच में बोल दिया करो ताकि मुझे लगा कि हाँ सुन रहे हो तुम लोग, बैठे हो, है ना। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर। वैसे ही ये इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपर। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड को लिख दिया एफ, एफ मतलब फ्लूइड, जी मतलब गैस, तो UF UG। एफ डिनोट करता है फ्लूइड को, जी डिनोट करता है आपके गैस को, तो UF UG ऐसे ही समझना। और UFG क्या होता है, ये UFG होता है UG माइनस UF, UG माइनस UF। हमेशा जो UG की वैल्यू होगी, G की वैल्यू होगी वो F से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी,
पहले तो आपके पास लिक्विड था, अब लिक्विड को ही हीट सप्लाई की हो तभी मिला आपको गैस। तो जब हीट सप्लाई करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, हीट सप्लाई करोगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट सप्लाई करोगे तो उसकी इंथैल्पी बढ़ेगी, हीट सप्लाई करोगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा हीट सप्लाई करोगे तो। जितना चीजें यहाँ दिया हुआ है सब कुछ बढ़ेगा जब आप हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 स्टेट की वैल्यू आपको दी हुई होगी, 2 स्टेट की वैल्यू दी हुई होगी। कौन सी? जो हमने पीवी डायग्राम पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बनाया और सैचुरेटेड लाइन पे हमने पीवी डायग्राम पे हमने सैचुरेटेड लाइन ऑफ द वेपर बनाया। 2 लाइन हमने सॉलिड के लिए भी बनाया था, बट यहाँ पर हमें सॉलिड के लिए कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है सॉलिड के लिए वैल्यू? सॉलिड के लिए वैल्यू इसलिए नहीं दी हुई है क्योंकि सॉलिड के लिए हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। पावर प्लांट में हमें देखिए जो इन सब चीजों का जो हम पढ़ते हैं, जो एप्लीकेशन है, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे थर्मो, मैक्सिमम एप्लीकेशन आपका थर्मल पावर प्लांट में है। और थर्मल पावर प्लांट में आप देखोगे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो होता है स्टीम। स्टीम होता है वेपर फेज में, वो कंडेंस हुआ बन गया लिक्विड। सॉलिड कभी यूज नहीं करते, आइस कभी यूज नहीं करते वहां पे, आइस कभी भी यूज नहीं करते हैं। और आइस भी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी होता है वो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, सीपी की वैल्यू से भी निकाल सकते हो। बट जो वेपर होते हैं ना, वेपर फेज में और वेपर मिक्सचर के फेज में जो आपकी वैल्यूज होती हैं, जो HF HGA हैं, ये डिफिकल्ट होती हैं, ये निकाल नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, आपका कोई एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता ये स्टीम टेबल। स्टीम प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं होता है? अब आपको डिफिनीशन मैंने पहले बता दिया। प्योर सब्सटेंस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमने बनाया था पीवी डायग्राम, यहाँ पर देखेंगे पीवी डायग्राम, यहाँ पे देखेंगे। अब इसके अंदर, इस डोम के अंदर, इसको बोलते हैं डोम, जो डोम की तरह आपको दिख रहा होगा, ये डोम के अंदर लिखा है जहाँ मैंने लिक्विड और वेपर, यहीं पर मेनली आप काम करते हो। यहाँ से लिक्विड आया, गर्म किया, स्टीम बनेगा, स्टीम को फिर से सुपर हीट किया तो ये गैस बन गया यहाँ पे। तो यही हमारा जो काम होता है इसी फेज में होता है। और इस फेज में देखेंगे कि हमारे पास जो डोम के अंदर जो हमारी क्या है, लिक्विड है और वेपर है। तो लिक्विड के केस में हमारी जो कंपोजिशन होती है और वेपर के केस में कंपोजिशन होती है वो थ्रू आउट द मास क्या होती है, वो सेम नहीं होती है। देखेंगे आप लिक्विड और वेपर में क्या आती है, वहां पे आपका वेपर, अब आपका लिक्विड में क्या है, लिक्विड जब भी होगा तो क्या होगा, वाटर होगा। स्टीम में जब भी लिक्विड होगा तो क्या होगा, वाटर होगा। वाटर वेपर के साथ में आपके एयर के पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो अलग होती है रेदर देन आपके जो स्टीम से जो आपका वाटर है। इसीलिए वेपर की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो लिक्विड से अलग हो जाती है, वो थ्रू आउट द मास सेम नहीं हो पाती है। इसीलिए ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। और जब प्योर सब्सटेंस नहीं है तो इसीलिए इसको हम आइडियल गैस भी नहीं बोल पाते हैं। और जब भी प्योर सब्सटेंस नहीं है तो जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है वो भी वैलिड नहीं हो पाता यहाँ पे। और जब आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाता तो पीवी इक्वल टू एमआरटी से ऐसा नहीं कि आपको प्रेशर मालूम है तो टेम्परेचर का रिलेशन निकालेंगे, या टेम्परेचर मालूम है तो प्रेशर निकालेंगे, वो चीजें आप यहाँ पे अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। पीवी इक्वल टू एमआरटी यहाँ पे आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। जब पीवी इक्वल टू एमआरटी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो देन यू कांट फाइंड दी एनी अदर प्रॉपर्टीज। then what you have to do, you have to go for the steam table, you have to go for the property। तो इसीलिए हम यहाँ पर स्टीम टेबल देख रहे हैं। और वैसे हम देखेंगे रैंकाइन साइकिल, ब्राइटन साइकिल देखेंगे एटीडी में अगले सेमेस्टर में कभी, तो वहां पर देखेंगे कि ब्राइटन साइकिल में आप यूज करते हैं एयर। और एयर क्या होता है, आइडियल गैस होता है। एयर क्या होता है, आइडियल गैस होता है। और आइडियल गैस के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल टू एमआरटी। और आइडियल गैस के लिए हमने इंथैल्पी भी देख लिया था कि इंथैल्पी क्या होता है, सीपी इंटू टी। इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, और टेम्परेचर हमको पता है तो हम इंथैल्पी इजीली निकाल लेते हैं वहां पे। बट ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास स्टीम के लिए नहीं है कि स्टीम हमारा कोई फंक्शन है टेम्परेचर का और हम स्टीम का इंथैल्पी निकालना, तो हम वो इजीली नहीं निकाल सकते यहाँ पे स्टीम को। इसीलिए हमें टेबल में वो सारी वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे सारी वैल्यू इंथैल्पी की दी हुई है, तो हमें वो वैल्यू टेबल से देखनी है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना कि स्टीम टेबल की जरूरत क्यों पड़ गई। अब एयर के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एयर अब है वजह आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए हमारे पास है इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो पी दिया तो टी का रिलेशन निकल जाता है, टी दिया तो पी का रिलेशन निकल जाता है, और इंथैल्पी का टी से रिलेशन ही है, आपको पता है, तो वहां से आपको मिल जाती है इंथैल्पी। मेनली हम इंथैल्पी ही निकालते हैं। इंथैल्पी रिप्रेजेंट करता है आपके किसी भी सब्सटेंस का टोटल हीट कंटेंट, टोटल एनर्जी, और वही हमें तो निकालना है कि उसकी एनर्जी कितनी थी कितनी है। तो इंथैल्पी मिल जाता तो आपका काम हो जाता है। जितने भी साइकिल पढ़ेंगे हम, जितने भी साइकिल पढ़ेंगे, सारे साइकिल में हम इंथैल्पी से ही खेलेंगे। इंथैल्पी हमें मिल जाएगा हर डिफरेंट पॉइंट पे, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। हम इंथैल्पी को ही कैलकुलेट करेंगे, और उस इंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे करेंगे उसी के लिए ये इतना सब आप देख रहे हैं जाल। ये है जो वी और वी जी, तो ये कुछ ना कुछ आपको ऐसा गिवन होगा कि उसके हेल्प से आपको क्या निकालना होगा,
ये H निकालना होगा, एंथैल्पी निकालना होगा। जैसे मैंने बोल दिया आइसेंट्रोपिक, 3 to 4 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो 3 पे अगर आपको पता है कंडीशन, तो 4 पे आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आइसेंट्रोपिक मींस की एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो 3 नंबर पे, 3 पॉइंट नंबर 3 पर जो आपको प्रॉपर्टी पता थी, एंट्रोपी पता थी, वही एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 4 पे भी हो जाएगी। और अगर 4 एंट्रोपी पता चल गई, यानी कि बाकी प्रॉपर्टी भी उसी के हेल्प से आप निकालोगे। क्योंकि आपको किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको उस पॉइंट को फिक्स करना होता है कोऑर्डिनेट पे। जैसे मैं बोलता हूं कि देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। तो अभी आप सुन लो, बट इसको सुनो ऐसे कथा की तरह मत सुनना, थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना जो बोल रहा हूँ। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी जो समझ में आ रहा होगा आपको, तो वो बहुत हेल्प करेगा। बाकी मैं बहुत बार रिपीट करता हूँ चीज़ों को, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, अब ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, तो किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वो पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। अब पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, पॉइंट को कैसे फिक्स करोगे? अब यहाँ पे देखो, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। तो हर एक पॉइंट की एक डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, यानी कि हर एक पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू है। वो एक्स और वाई की वैल्यू अगर आपको मिल जाएगी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो हो सकता है कि इसी पॉइंट पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, जैसे कि अब ये मैंने बोला स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हीटिंग हो रही है। स्टेट 1 से स्टेट 2 तक हीटिंग हो रही है। अब स्टेट 1 से हीटिंग होते हुए कहाँ गई, 2 तक। अब वो 2 नंबर पॉइंट जो है वो आपने फिक्स कर दिया, अगर जो वो पॉइंट फिक्स कर दिया, यानी आपने पॉइंट को पकड़ लिया, तो पॉइंट मिल गया आपको, तो पॉइंट मिल जाएगा, तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। और किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 वैल्यू चाहिए, 2 प्रॉपर्टी चाहिए किसी भी पॉइंट को। ये प्लेन है, अब प्लेन में ही हम देख रहे हैं, प्लेन में कभी भी किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, यानी कि उसको 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी कि 2 प्रॉपर्टीज मिल गई, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा। और हमें वो पॉइंट मिल गया, यानी हमने वो पॉइंट फिक्स कर लिया, वो पॉइंट हमें मिल गया, देन वी कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल। ठीक है ना? तो वो आपको पॉइंट फिक्स करके देगा क्वेश्चन में कि steam enters into the turbine at 300 degree Celsius and 40 bar pressure। अब क्या मिल गया आपको, टेम्परेचर और प्रेशर मिल गया, 2 चीज मिल गया आपको। अब जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर मिल गया, आप आ जाओगे अब इस टेबल में। अब जैसे देखो, प्रेशर तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारे वैल्यूज मिल जाएंगे, फिर तो कोई फिक्स नहीं कर पाओगे। लेकिन उस प्रेशर के साथ में अगर आपको टेम्परेचर मिल गया, तो टेम्परेचर और प्रेशर मिला के आपको ये पॉइंट फिक्स हो गया, यानी इसी पॉइंट पे आपको वैल्यू सारी देखनी है, सारी वैल्यू उसी पॉइंट पे आपको मिल जाएंगी, फिर है ना? कितना इजी हो जाएगा फिर। तो वही पॉइंट आपको फिक्स करना होता है। तो अब देखेंगे ये क्या है, सेचुरेटेड। अब इसका मतलब समझेंगे, ये सेचुरेटेड वाटर टेबल। अब इसके नीचे देखेंगे तो दिया होगा आपको सुपर हीटेड, इसके नीचे देखेंगे तो क्या दिया होगा, सुपर हीटेड। ये सेचुरेटेड है, आ जाइए देखिए सुपर हीटेड, यहाँ क्या आ गया, सुपर हीटेड। तो पहले क्या था, लिक्विड था, लिक्विड को हमने हीट सप्लाई किया, तो लिक्विड क्या हो गया, वो सेचुरेट हो गया। सेचुरेट हुआ और हीट सप्लाई किया, तो वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और हीट सप्लाई किया तो पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। हीट सप्लाई करते करते पूरा लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट हो गया, तो वो हो गया सेचुरेटेड वेपर। और हीट सप्लाई किया तो वो हो गया सुपर हीटेड वेपर। तो सुपर हीटेड वाटर या सुपर हीटेड वेपर, ये ठीक है ना? ये तो वो कंडीशन है, वो जो डोम के बाहर वाला है। देखिए, अब ये है आपके पास। अब मैं थोड़ा सा आपको और दूसरा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब जो लोग आज क्लास में नहीं है, पता नहीं किस वजह से नहीं है, काफी लोग क्लास में नहीं है, तो ये काफी चीजें मिस किए होंगे वो। देखिए, आपको पढ़ने के लिए मटेरियल, वीडियो लेक्चर बहुत सारे मिल जाएंगे, बट पढ़ना होता है खुद से, समझना तो पड़ेगा खुद से। तो वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये है आपका, सॉरी, अब आपको मैं जो बताऊंगा तो वो आपके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप कहाँ तक पढ़े हो, क्या समझे हो, उसके आगे कैसे आपको समझना है। तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके लेवल को समझ करके समझाऊंगा कि आपको कितना पता है, अभी तक कितना पढ़े हो आप। ठीक है, देखिए अब ये क्या है आपका, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, सेचुरेटेड
लिक्विड लाइन ये था, अभी उसके बारे में बात करते हैं। ये है आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जहां जाकर के मिलते हैं, जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है और ये वेपर की लाइन जा रही है, ये लिक्विड की लाइन और ये वेपर की लाइन, दोनों लाइन जहां जाकर मिलेंगी वो किसी पॉइंट में, दो लाइन कहाँ मिलेंगी, किसी पॉइंट में मिलेंगी, वो दो पॉइंट जहां एक पॉइंट में मिल रही है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें देखिए, इसके सैचुरेटेड लिक्विड है, ये वेपर है, यहाँ क्या है, वेपर है, ये लिक्विड है, दोनों के बीच में क्या होगा, लिक्विड प्लस वेपर होगा। तो अब ये मान लीजिए पीवी डायग्राम था, पीवी आपने हीटिंग करना स्टार्ट किया 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 सॉरी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यानी 1 से 4 तक स्टार्ट किया आपने हीटिंग, 1 से 4 तक आपने हीटिंग किया, तो 1 से 4 के बीच में क्या हुआ, 1 पे था लिक्विड, लिक्विड से कन्वर्ट हुआ वो सैचुरेटेड लिक्विड में, उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हुआ हल्का हल्का, फिर पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो पॉइंट हो गया 3, 3 से फिर से आपने और हीटिंग किया, वो हो गया सुपर हीटेड। तो इस रीजन को हम बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट, ये होता है सुपर हीटेड। ये हो गया आपका सुपर हीटेड रीजन। इस सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट साइड में जो भी होगा क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन, और इधर क्या होगा, सबकूल्ड, इसको बोलते हैं सबकूल्ड, सबकूल्ड रीजन, और इसको बोलते हैं वेट रीजन, वेट रीजन, इसको बोलते हैं वेट रीजन। वेट रीजन मतलब कि आपका जो वेपर था वो क्या वेट है, मींस उसमें लिक्विड के पार्टिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं वेट रीजन। तो यही होता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से सैचुरेटेड वेपर लाइन का जो पीरियड है, यही है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर का जो रीजन है, यही हो गया सैचुरेशन रीजन। और आपको इस टेबल में जो दिया हुआ है वैल्यू, वो दिया सैचुरेशन, यानी कि अगर आपका पॉइंट जो है, मैंने बोला ना कि किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकालने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वो पॉइंट फिक्स करना होगा। और आप पॉइंट फिक्स करते हो, उस पॉइंट को अगर आप पाते हो, अगर आप अपने पॉइंट को पाते हो कहीं यहाँ पर, ये कलर चेंज करने को थोड़ा आपको दिखने का होगा शायद, ये पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट कहीं मिलेगा आपको, ये दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट किस रीजन में बताइए, सैचुरेटेड, सुपर हीटेड, सबकूल्ड, वेट रीजन, कहां पर है ये पॉइंट बताइए। ये पॉइंट कहां पर है, पॉइंट नंबर आप लिख लो एस, इसको एस लिख दिया। ये पॉइंट एस कहां पर है, किस रीजन में है, आपको ऑप्शन देता हूं मैं, सुपर हीटेड रीजन, वेट रीजन, सबकूल्ड रीजन, तो किस रीजन में है। सर सुपर कहां चले हीटेड गए में, थे? किसमें, सुपर हीटेड। सुपर हीटेड, एग्जैक्टली आपको